एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला था बीच में एंड आई थिंक वी शुड बी वेरी सीरियस. इफ इट इज बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग. द क्वालिटी इंजीनियर सैम, उसने ये तक बताया कि डेब्रीज जो होती है ना, उन तक को असेंबल किया जा रहा था. प्लेन के अंदर डेब्रीज जो टूटे फूटे पार्ट है उन तक को भी असेंबल किया जा रहा था. एक पावरफुल शॉट लिया जा रहा है जिसमें जहाज अंदर घुसा हुआ यूं, मोदी नीचे दिख रहे हैं और कैमरामैन नीचे से फोटो ले रहा है. ANI की फोटो तो आप यूज मत कर देना गलती. एक जो बंदा बच गया थैंक गॉड, उसकी और सेंसिटिव थे. वो जब बाहर निकला है वो तो बिल्कुल फैंटम की तरह बाहर निकला है चलते हुए. उसको लोगों ने कहा तुम कहां से हो? उसने कहा मैं अंदर से हूं. तो पीपल वर सपोर्टिव ऑफ हिम. दैट वन हैज टू एग्री. एवरीवन वाज सपोर्टिव. मेरे साथ कोई लड़की बैठी हुई थी, वो पहली बार उसकी फ्लाइट थी. अच्छा. वो मुझसे पूछ रही थी ये नॉर्मल है? हमारे साथ तो नहीं बैठती लड़की. मैंने कहा नहीं, इनका चाम अलग है. अब क्या बोला जाए. वो भाई देखो सबकी अपनी अपनी किस्मत है. 12/6 को ये हुआ और उनका विजय रूपाणी जी का हर एक व्हीकल उसका नंबर जो है वो 12/6 है, 12/06 है, 12/06. आप ये देखो ना, ची गुएरो मतलब जो एंटी कैपिटलिस्ट था, कैपिटलिस्ट ने उसी की टी शर्ट बना के बेच दी. और उसने उस एक्सटॉर्शन में उसको पैसे अगर नहीं मिले, उसने मर्डर कर दिया उसका. मर्डर करने के बाद दीपिका नारायण भारद्वाज गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू हर दिस महिला. इससे बात करी, तुमने मारा क्यों? उसने हंसते हुए जवाब दिया. उसने कहा मैंने औरत जात का थोड़ा भला ही किया. इस टाइप के मर्द आते जाते रहते हैं भाई, हम लोग इतने मरे हैं, ये मर गया तो क्या हो गया ऐसा. इससे जज ने पूछा, उसने कहा मैं क्या करूं भाई. जज ने, उस लड़के ने बिल्कुल LG की तरह कहा, उसने कहा भाई मैं क्या करूं, ये मैं कितना समझाऊं. ये फैल जा रही है हर बात पे, हर चीज को गैसलाइट कर देती है ये. ये कह रही है जाएंगे ही नहीं. मैंने तो कहा नहीं. फिर कह रहा है जाने को बात कर. अरे भाई मैं जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी तो जाओगे, एक दिन तो सबको जाना है. वो दिन बता दो. मैं अपने MBA कॉलेज में था और वन गर्ल वॉज ड्रंक कंप्लीटली स्लॉश्ड. उसने मतलब मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को रूम में लेके जाने के लिए फोर्स कर रही थी और मेरा दोस्त खड़ा हुआ मेरे साथ. और उसने मेरे को वहां से निकाला और हम गए फिर आगे. तो ये ऑलमोस्ट मेरे साथ भी हो चुका है. अब आप इसको क्या कहोगे? जो मेरे साथ हुआ उसको क्या कहोगे आप? This is pure sexual assault. And this girl tomorrow, जब इसकी थोड़ी झंड हो गई क्योंकि आपने भाव नहीं दिए, ये आप पे केस कर सकती थी कल घूम करके. भाई तुम लोग इनके लिए प्लेनेट बचा रहे हो, इनके लिए पेड़ नहीं काट रहे हो, इनके लिए AC नहीं चला रहे हो. मर जाने दो इन सबको. सबको मर जाने दो, डूब जाने दो ग्लेशियर. बिल्कुल मत करो फॉर देम. सब पी पाके सारे पानी, सब हवा, सब यूज करके जाओ. ये लिटरली इन लोग के लिए है. तो नमस्कार दोस्तों. भाई साहब ऐसा माहौल है पूरे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में कि एक घर में जितने कमरे हैं उतना साला AC चला रखे हैं लोगों ने. तो सरकार भी कह रही है हमारे पास इतनी बिजली नहीं, हम सप्लाई नहीं दे सकते हैं. तो लोड शेडिंग भयंकर चल रही है और ऐसे में हम सभी आपसे अनुरोध ये करेंगे कि भाई जो ये बिना बात के AC चलाए रखते हैं कि मैं अभी आधे घंटे में आ रहा हूँ, AC चला के रखना, उस तरीके की चीज़ें मत करें. लोड को थोड़ा सा संभल के शेयर करें. तो सभी इस पे आपको पता है ना क्या रीजन है लोड शेडिंग इतनी क्यों होने लग गई है? तो पिछली बार से मैं UPPCL के एक अधिकारी से बात कर रहा था, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 15 से 20% ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है. 15 से 20% ईयर टू ईयर. अब हो क्या गया, इन्होंने एक नया रूल बना दिया है कि अगर एक ट्रांसफार्मर फूक गया तो जो जूनियर इंजीनियर है, मान लो 1 लाख का खर्चा आता है ट्रांसफार्मर पे, उससे वसूला जाएगा 25,000, AE से वसूला जाएगा 50,000 और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कुछ वसूला जाएगा. अब इनकी इतनी डर गए हैं लोग कि ये लोग बैठे रहते हैं लाइन पे, भैया जहां लोड आए ट्रांसफार्मर नहीं फेल होना चाहिए, बंद कर दो, लोड शेडिंग कर दो. तो दैट इज देयर स्ट्रेटेजी इस साल पे, जब से ये पेनल्टी आई है. तो इस वजह से ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है लोड शेडिंग का. हाँ, तो अदरवाइज इतनी लाइट थोड़ी जाती है. कल का जैसा हाल रहा है. नहीं मतलब पहले जब लाइट जाती थी तो हम बोल देते थे हम तो दिल्ली में बैठे हैं. अब तो ये भी नहीं बोल सकते. तो दिल्ली में 100 दिन पूरे हो गए भाई. नई सरकार के उन्होंने पूरा बदल दिया है दिल्ली उठा करके. यमुना साफ है. दिल्ली तो जन्नत बन चुकी, जन्नत बन गई बिल्कुल. रेखा गुप्ता तो उड़ते हुए आई थी. हाँ जी. तो आज की जो हमारे मेन विषय रहेंगे वो थोड़े मतलब दिल को, रूह को कपा देने वाले विषय थे. मतलब एक तो विषय ये था कि
एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो उसके साथ जो हुआ, जो दुर्घटना हुई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा सब कुछ हुआ, क्या क्या वहाँ पे हुआ और क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा होगी। और साथ साथ हम मेंस राइट्स के ऊपर बात करेंगे, जो राजा रघुवंशी वाला जो केस है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर समय अलाउ करेगा तो हम इजराइल और ईरान की जो वॉर चल रही है और उसमें इंडिया का क्या रोल रहेगा या इंडिया को वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एयर इंडिया की फ्लाइट के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, बहुत दुखद दुर्घटना बहुत थी। ज़्यादा दुखद। आई थिंक द डेथ टोल इज व्हाट क्लोज टू 300 नाउ, 300 प्लस क्रॉस कर गया। इट हैज क्रॉस 300 नाउ। इस पे इतना कुछ है बोलने को ना, मैं मतलब जनता से यही अनुरोध करूंगा, आप लोग भी चेक करिएगा, बिकॉज नथिंग इज फॉर श्योर अभी। ऑफ कोर्स ब्लैक बॉक्स रिकवर एक हो गया है 2 में से, एंड उसकी अभी ये लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे, बट इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है कि हम लोग जो यहाँ पहुंचे हैं, इस पे 2 चीजें हैं जो मैं आप लोग से डिस्कस इस पे करना चाहता हूँ, और आप लोग भी प्लीज इनपुट्स दीजिएगा। पहले तो इस बोइंग, दिस इज अ बोइंग 787, राइट? इसको बड़े जोर शोर से लॉन्च किया गया, सब कुछ हुआ। तो इस पे जब पिछले साल की बात है ये, और ये बहुत बड़ी बात है जिस पे भी इतनी चर्चा नहीं हो रही है। एक व्यक्ति हैं जो वहां के क्वालिटी इंजीनियर थे, ही वाज सपोज्ड टू साइन कि सारे क्वालिटी चेक्स ठीक है, हिज नेम वाज सैम। ही डिक्लेयर्ड कि बॉस, आई एम नॉट हैप्पी विद द स्ट्रक्चरल चेक्स, और इसको जल्दबाजी में किया जा रहा है और मैं इसको अप्रूव नहीं करता हूं। ये जो ड्रीम लाइनर है उसी के प्रोडक्शन का व्यक्ति है, ही वाज अ विसल ब्लोअर, ही वाज अ विसल ब्लोअर, अ क्वालिटी इंजीनियर, मतलब इससे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स नहीं हो सकती। क्वालिटी इंजीनियर है, ही टर्न्स अ विसल ब्लोअर, एंड 4 months later दिस मैन इज फाउंड डेड। कहा जाता है कोई इन्फेक्शन हो गई इनको, या क्या हुआ वो हमें नहीं पता, बट ही इज फाउंड डेड, एंड द FAA विच इज द फेडरल एविएशन एजेंसी जो मेन US की है, वो अपनी तरफ से एक ऑडिट करती है और चीजें करती है, वो कुछ थोड़ा बहुत इनको झड़प वड़प करती है और आगे बढ़ा देती है कि भाई सब चंगा, आप आगे बढ़ो। 2021 में सेम चीज हैपेंड विद 737 जो था इनका। 2 क्रैशेस भी हुए, 300 जाने भी गई 737 के टाइम पे। इन्होंने कहा चलिए ऐसी बात नहीं। फिर एक CEO को बोइंग के रिजाइन करना पड़ा, एंड अ न्यू CEO वाज पुट इन प्लेस, आई थिंक इन 2023 या 22 के आसपास जब हुआ। मतलब देयर इज अ विसल ब्लोअर हु हैज डाइड, देयर इज अ CEO दैट हैज चेंज्ड, द FAA हैज कंडक्टेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू बोइंग। एक सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला था बीच में, एंड आई थिंक वी शुड बी वेरी सीरियस। इफ इट इज बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग, राइट। एंड सेनेट की एक हियरिंग होती है जिसमें बोइंग के व्यक्ति को बुलाया जाता है, सेनेटर्स उसकी आई तई उड़ा देते हैं बिल्कुल। ही हैड नो आंसर्स टू गिव, इधर उधर की बात करी, एंड ही गेट्स अ चिट। बिकॉज द फैक्ट इज, अनुज भाई आपने भी इस पे काफी रिसर्च करी, बोइंग की एक लॉबी है जो कि बहुत स्ट्रांग है, डायरेक्टली एडेड है बाय द गवर्नमेंट। वो है ही भाई, वो क्या है ना कि डिफेंस एंड ये जो जितनी भी एविएशन सेक्टर्स वगैरह हैं वो बहुत स्ट्रांग लॉबी के साथ चलते हैं वहाँ पर। जैसे एक फार्मा इंडस्ट्री है, एक डिफेंस इंडस्ट्री है, और एक ये इंडस्ट्री, तो ये बहुत क्या है ना, एक फ्लाइंग प्लेन जो है वो पता नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला जाता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री अपने आप में ये बन जाती है, और पूरी दुनिया लेती है इन प्लेन्स को। मेरे ख्याल से कोई एक तो एयरबस है, एयरबस, एक बोइंग है, एग्जैक्टली। ये सबसे बड़ी कंपनीज हैं दुनिया में जिनका सबसे ज़्यादा प्लेन्स दुनिया ले रहे हैं। तो कोई ऑलमोस्ट मोनोपोली है। It is very personal to US. US, when they came up with Boeing in 1965, they बिल्कुल own it as their personal property. उनका मानना है ये हमारी dominance over the airspace भी दिखाता है, it is the best, और इससे related कोई भी अगर खबर आती है, they try to hush it under the carpet. अपने senators को भी किनारे लगा देते हैं। विसल ब्लोअर के साथ जो हुआ वो आप लोग के सामने है। तो ये सबसे पहले तो बोइंग पे, और कल परसों की बात है इनफैक्ट, ये फॉक्स पे जैसे ही ये खबर आई, फॉक्स इज द माउथ पीस ऑफ द ट्रम्प गवर्नमेंट, ये आप लोग को पता ही है फॉक्स की क्या रेपुटेशन है। फॉक्स ने छूटते ही बोला इंडिया इज स्लॉपी इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पे एक बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा नो सर, इंडिया इज नॉट स्लॉपी, इट इज बोइंग दैट हैज बीन स्लॉपी। फिर इन्होंने कमर्शियल ब्रेक लिया, इधर उधर गए, एंड इट वाज अ हश हश जॉब। तो आई डोंट नो बोइंग पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उनका CEO आया, वी आर रेडी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो बोइंग 737 था जिसके 2 क्रैश हुए थे, उसको गट कर दिया गया था, कई जगहों पे ग्राउंडेड कर दिया गया था दैट एंटायर फ्लीट। इनफैक्ट यूरोप में एक बहुत बड़ी क्लेमर आई थी कि
कि why not Airbus? Boeing is not safe for travel. But US को पता है कैसे आर्म ट्विस्ट करना है, सैंक्शन बाजी करनी है, US got away with it. हाँ, मतलब आज की डेट में अगर हम बात करें तो फ्रांस और यूएसए दे आर इन कंपटीशन विद ईच अदर, जहाँ तक ये फ्लाइट्स की बात होती है, यहाँ तक ये एयरप्लेन्स की बात होती है। इसमें मैं एक दर्शकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ जानना, एक इंडियन इंजन है कावेरी जो कि डेवलप हो रहा है डीआरडीओ के सानिध्य से, और उसमें फंडिंग की कमी आ जाती है। तो उस एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अगर ये डेवलप होता है तो इंडिया को कितना बड़ा बूस्ट मिल सकता है? बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। आपने जो बात करी ना, वो मेन चीज है जो एक ब्रॉडर विजन था आत्मनिर्भर भारत का। अब इसमें ना मैं इसी पॉइंट को लेते हुए आपको एक और थ्योरी बताना चाहता हूं विच इज वेरी डिस्टर्बिंग, है ना, बट आई ओनली वांट टू पुट द फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड हियर। हम लोग इस कदर थे, आप सोचो, अभी तो हम इंजन बनाने की बात कर रहे हैं, कि हमारे जो कार्गो ऑपरेशंस थे they were being managed by a Turkish company called Celebi. Right, Celebi. Right. Now बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जरा, और डेट्स प्लीज आप लोग नोट करिएगा। कार्गो प्लस द सिक्योरिटी सर्विस, जो सिक्योरिटी चेक हो रहा है। जी जी जी, और इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला हुआ था, राइट, सेलेबी को। हाँ। अब होता क्या है जरा, ये आप लोग को जानना बड़ा जरूरी है। अहमदाबाद इज ऑल्सो वन ऑफ द एयरपोर्ट्स दैट वाज मैनेज्ड बाय सेलेबी। कितनी शर्म की बात है, पहली बात तो एक टर्किश कंपनी ये मैनेज करे। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर टर्की के अगेंस्ट एक पूरा माहौल आता है, बिकॉज टर्की सपोर्टेड पाकिस्तान ओपनली, है ना। नाउ 15 मई को सेलेबी कंपनी का लाइसेंस, हम लोग सिक्योरिटी लाइसेंस रिवोक कर देते हैं 15 मई को। हाँ जी। दे अप्रोच द अहमदाबाद हाई कोर्ट फॉर दिस। अहमदाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मांगते हैं। अहमदाबाद हाई कोर्ट 5 जून को कह देती है नो रिलीफ, नथिंग डूइंग। 6 जून को एक रैंडम चेक होता है डीजीसीए की तरफ से, और पाया जाता है टर्किश एयरलाइंस में एक्सप्लोजिव मटेरियल है। टर्किश एयरलाइंस में सब अवेलेबल है पब्लिक कंजम्पशन में, आप सब गूगल करके देखें इस चीज को। उनको एक नोटिस दिया जाता है, कहा जाता है आपके पास एक्सप्लोजिव्स कैसे आ गए। 7 जून को, अभी आज से 7-8 दिन पहले, जमाते इस्लामी एक प्रोटेस्ट निकालती है केरला में और हर जगह पे अगेंस्ट द टाटा ग्रुप, saying that the Tata group is standing with Israel. It is partnering with Israel. TCS has some of their contracts and it is helping kill Palestinians. जमाते इस्लामी ये निकालती है, सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, सेलेबी अहमदाबाद हाई कोर्ट में केस हारती है, एक्सप्लोजिव्स पाए जाते हैं। ये सब कि पन्नू जो है 10 जून को, जो कि पहले एयर इंडिया को टेक डाउन करने की बात कर चुका है, वो कहता है अगर मोदी आते हैं कनाडा में G7 के लिए तो मोदी को सैबोटाज करके हम लोग को मार देना चाहिए, हिज वर्ड्स। एंड 12 जून को दिस हैपेंस। नाउ आई डोंट नो, बट दिस ऑल नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। एक पूरा जो बोइंग का एंगल है कि इफ इट्स बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग, एंड सेकंड दिस एंटायर सेलेबी एंगल। बिल्कुल नहीं, टर्की अच्छा, ये किसी ने बोला भी था, ये ऐसा जो आपने एक्सप्लोजन वाली बात बोली है ना, तो किसी ने तो ऐसा बोला है कि वो एक्सप्लोजन हुआ था। लोन सर्वाइवर था वहां का, हाँ, उसने ये, मतलब जो फ्लाइट में लोन सर्वाइवर है, उसने ये बोला कि कुछ एक्सप्लोजन हुआ। ये अब एक्सप्लोजन तो वहीं 30 सेकंड में ही हो गया, तो वो हो सकता है कि फ्लाइट का ही एक्सप्लोजन हो, या फिर वो हो सकता है कि फ्लाइट के अंदर कोई एक्सप्लोजन हो। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं, तो उस एंगल को भी चेक किया जाना चाहिए। इसमें एक और चीज आई जो कि बड़ी मतलब स्टैटिस्टिकली मैच कर रही है। तो द थिंग इज कि अगर इंजन को फ्यूल ना मिले तो फ्यूल वाल्व होती है जिससे फ्यूल मिलता है, फिर फ्यूल पाइप होती है जिसकी डेंसिटी ठीक होनी चाहिए। दिस कैन बी वेरी इजीली मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशंस, ठीक है। इफ द फ्यूल वाल्व फेल्स or if the engine doesn't get the fuel, then the engine cannot last more than 50 seconds. And it cannot fly at more than an altitude of 700 feet. Now this one went down at 650 feet. This one went down 50 सेकंड के अंदर. Right. तो there could be a problem with the fuel valve. उसको fuel ही नहीं मिला. Right. ठीक है ना. और उस कंडीशन में दोनों इंजन फेल हो गए. फेल क्या होगा, उनको फ्यूल ही नहीं मिला. फ्यूल ही नहीं मिला. हाँ, रादर देन एक मैल फंक्शन इंजन का
द फ्यूल वाल्व एंड ऑल दिस, तो होता क्या है, इनकी जो प्री डिपार्चर एयर टेस्टिंग होती है, PDAT इसको कहते हैं, ये इनका काम होता है, और ये ऑपरेशनल टीम जो मैनेज कर रही होती है उसके सारे टेस्ट करने होते हैं प्री डिपार्चर। अब उसमें कुछ गड़बड़ हुई, कुछ सैबोटाज हुआ, कुछ नजरअंदाजी हुई, सीरियस आंसरिंग बाय एयर इंडिया, सीरियस आंसरिंग बाय DGCA, वो तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल, बोइंग की इन्वेस्टिगेशन, बट ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी लुक्ड एट राइट नाउ, बिकॉज ये सारी बातें बड़ी जेन्युइन लग रही हैं इस समय। ये सारी कॉन्स्पिरेसीज थियोरीज हैं, लेकिन इनमें बहुत सॉलिड बैकिंग है, बहुत तो, solid, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और आंसर्स तो मतलब एटलीस्ट इन क्वेश्चंस के आंसर्स तो आने ही चाहिए। नहीं, हमारा एम ना होता है टू टेल पीपल, द होल एम ऑफ दिस डिस्कशन इज टू टेल पीपल कि बॉस ये एंगल्स हैं इसके ऊपर। इसमें बोइंग का एंगल हो गया, इसमें टर्किश एंगल, सेलेबी का एंगल हो गया, और जो एक्सप्लोजन वाला एंगल है, मेल फंक्शनिंग, काफी सारे एंगल्स हैं, काफी सारे एंगल्स। भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बोइंग के ना ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं इस तरीके के, तो अगर एक उसके ऊपर चर्चा हो जाए कि कौन कौन से एंगल्स थे, कब कब बोइंग के साथ ऐसा कुछ हुआ, यार इसके लिए मुझे एक है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि पहले ऐसे इंसिडेंट्स कौन कौन से हुए हैं। मैं एक बार थोड़ा, मैंने एक कवरेज की थी, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे तो सीधे याद नहीं है। तो बट बोइंग का जो ये जो ड्रीम लाइनर है, अभी एक ट्वीट आया था, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, महान यूट्यूबर हैं, मैं वो ट्वीट पढ़ देता हूँ भाई का। वो ध्रुव राठी साहब ने लिखा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट अ B787 Dreamliner plane has crashed. It is considered to be one of the safest aircrafts. Absolutely shocking. चलो ठीक है, ये हो सकता भाई है साहब ने कि बोला। सेफेस्ट एयरक्राफ्ट कंसीडर किया जाता हो, बट ये जिस तरीके की मैसेजिंग जा रही है ना, ये मैसेजिंग ऐसे देने की कोशिश की जा रही है कि बोइंग जो है उसका क्रैश कभी हुआ ही नहीं है, पहली बार हुआ है, जबकि ये ड्रीम लाइनर का है, और ड्रीम लाइनर कितना पुराना है ये सबको पता है। बट अब यहाँ पे ना एक चीज और मैं बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, लॉबिंग भी साथ में आ जाएगी। तो ये ध्रुव राठी ने जब ये ट्वीट किया तो उसके ऊपर अजीत भारती ने एक रिप्लाई दिया। अच्छा। अजीत भारती का रिप्लाई था, ये सुअर बोइंग का बचाव में ट्वीट कर रहा है, जबकि बोइंग को लेकर पिछले कुछ वर्षों में सर्वाधिक नकारात्मक बातें हुई हैं। सुअरों का इतना अपमान, ये फाइजर के वैक्सीन की तरह भारत में बड़े हैंडलों द्वारा ट्वीट किया जाएगा, और जैसे मतलब फाइजर की लॉबिंग हुई थी वैसे ही लॉबिंग करने की बात कर रहा है। और अजीत भारती जैसे इस ट्वीट को लिखता है ना, तो ट्विटर विजिबली लिमिटेड कर देता है। ये है रियल चीज, तो ये है जी। तो जब अजीत भारती का देखिए, जब आपने कहा ना अजीत भारती का ट्वीट, तो मैंने काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया था गाली का, बट मैं गलत हुआ बिकॉज सुअर इज नॉट अ गाली फॉर दिस मैन, तो इसलिए इट इज ओके। बट बहुत सही बात बोली है एक्चुअली, और यही बात हम लोग बोलना चाह रहे थे, दैट देयर इज अ बोइंग लॉबी दैट इज एट वर्क, बिल्कुल वैसे ही जैसे फाइजर की लिए लॉबी थी। और आप देखो कितनी चालाकी से ध्रुव राठी ने लिखा है इसको, वन ऑफ द सेफेस्ट, दिस हैज नॉट गॉन डाउन, बोइंग 737 हैज गॉन डाउन, उसकी बात नहीं करोगे, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है 787। 737 went down, 300 people died. He has not spoken about that. आप बोइंग के खुद के लोग कह रहे हैं सेफ नहीं है, और ध्रुव राठी को ज्यादा पता है, rather than the वो quality जिसकी आप engineer. बात कर रहे थे ना, सैम क्या नाम था, मैं आई फॉरगॉट द फुल नेम, सैम क्वालिटी, सालिस पॉ, हाँ, तो क्वालिटी इंजीनियर जिसकी हम बात कर रहे थे, क्वालिटी मैनेजर था बल्कि, तो उसने ये तक कहा था कि जिस तरीके से फॉर एग्जांपल पुर्जे लगाए जा रहे हैं ना, वो बहुत फोर्स करके लगाए जा रहे हैं कर्मचारियों के द्वारा, और उस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। मैं इस चीज पे कंप्लेंट कर चुका हूं, बट कोई एक्शन नहीं है। इवन डेब्रीज का भी उसने कुछ बोला था, जितना मुझे याद है। हम बात करते हैं कि कौन कौन से बोइंग भाई साहब को जवाब देते हैं ना, कौन कौन से मतलब अब जैसे ही सेइंग ना कि भाई बोइंग तो पहली बार गया है, उसने वो ड्रीम लाइनर लिख दिया है, बट एक्चुअली में बोइंग कितनी बार नीचे जा चुका है। आपने 737 का बोला, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई साहब मार्च 1977 में पहली बार जो ये दो बोइंग जो थे 747 बोइंग 747 दो प्लेन आपस में टकरा जाते हैं हवा में, दोनों ही बोइंग 747 थे। 583 583 लोग मारे जाते हैं। अगस्त 12 1985 को जापान में एक पहाड़ है माउंट टाकामागा हारा, इस पे टकरा जाता है एक प्लेन। ये भी होता है बोइंग 747 है आई थिंक, 520 लोग इसमें मारे गए हैं। 1991 में 585 है
ये तो अच्छा फ्लाइट का नंबर है ये। तो इसमें फिर क्रैश होता है, 25 लोग मारे गए हैं। फिर 1994 में फिर से 132 लोग मारे गए हैं। ये सारे के सारे बोइंग हैं। 1996 में फिर से बोइंग 747 है, एग्जैक्टली है ना। तो ये न्यूयॉर्क में जा रहा है, ये मिड एयर एक्सप्लोड हो गया है हवा में अचानक से। और उसमें जो बाद में रीज़न पता चला है वो बताया गया है कि सेंट्रल फ्यूल टैंक जो है वो एक्सप्लोड कर गया है। इसी तरीके से 2000 में हो गया, 2002 में, फिर 2014 में बोइंग 777। मतलब आप ये लगा लीजिए कि ये तो ड्रीम लाइनर शायद पहली बार गया है। ड्रीम लाइनर 11 साल पहले आया था, 11-12 साल पहले। तो आप 11-12 साल में उसने अपनी पहली दुर्गति देख ली है। इसमें भी पिछले साल एक दरवाजा उड़ के चला गया था, ठीक है, एक में ऑक्सीजन मास्क नहीं आया था, इसमें भी। और इसी के स्ट्रक्चर इंजीनियर को लेके क्वालिटी इंजीनियर ने उठाया, इसी वाले 787 को लेके। मतलब ही सेइंग लाइक जैसे बोइंग जो है टोटल फ्रॉड ना, मतलब जो ड्रीम लाइनर जो है वो साला 1582 से चल रहा है और आज पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसे ही प्रोजेक्टिंग मतलब हम लोग तो भाई ऐसी अथॉरिटी है नहीं, हम लोग तो डेटा आपके सामने रख रहे हैं कि कहाँ हुआ है। ये महाशय एक्सपर्ट है जो बता रहे हैं कि भाई 787 बहुत बढ़िया है। और ये देखिए इसमें एक डेटा ये है कि 2015 को छोड़ दें तो ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें बोइंग नीचे नहीं गया है, बोइंग क्रैश नहीं हुआ है मेरे हिसाब से तो पिछले 15-20 सालों में। इट शुड बी वेरी क्लियर, इफ इट इज बोइंग that I am not going. It is very simple. अगर आप मुझसे पूछो, that is what the policy should be until and unless they come clean. कुछ अकाउंटेबिलिटी तो होनी है ना यार, ये नहीं हो सकता ना कि आप इंडिया इज स्लॉपी। एग्जैक्टली तो ये लॉबिंग की अगर हम बात करें, लॉबिंग में थोड़ा अंदर घुसें तो ये हमने लॉबिंग फाइजर के लिए देखी थी। तो क्या उसी तरीके की लॉबिंग बोइंग के लिए भी देखी जाएगी? फाइजर वाला तो कितना खतरनाक था, मैं तो आज सोचता हूँ अगर लोगों को देखना है कितना खतरनाक है, जस्ट टाइप द हैशटैग डाइड सडनली, आपको दिखेंगे जो आफ्टर इफेक्ट्स आए। अब तो सेनेट हियरिंग्स में मान लिया इन लोगों ने कि हम लोगों ने ट्रायल्स जो किए थे वो जल्दबाजी में किए थे, एंड वी डिड वांट दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट लीगल इम्यूनिटी हमें चाहिए थी उस समय। पॉइंट ऐड करूंगा इसमें, जो बोला जा रहा है ना कि इन लोगों ने क्या किया है, बोइंग के अंदर इन लोगों ने कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स जो थे उनको धत्ता बता दिया, उनको फॉलो ही नहीं किया। टाइमलाइंस दी गई लोगों को, जो इंजीनियर्स थे, जो बाकी लोग थे, उनको टाइमलाइंस दी गई हैं और वो बहुत डेडली टाइमलाइंस थी बिकॉज ऑफ द कंपटीशन ऑफ कोर्स। उसके चक्कर में ये जो अभी द क्वालिटी इंजीनियर सैम, उसने ये तक बताया कि डेब्रीज जो होती है ना उन तक को असेंबल किया जा रहा था। प्लेन के अंदर डेब्रीज जो टूटे फूटे पार्ट हैं उन तक को भी असेंबल किया जा रहा था। नहीं, इट इज वेरी सैड ये जो हुआ है, एंड दे हैव प्लेड विद पीपल्स लाइव्स। बोइंग पे बड़ा सीरियस उस पर क्रैकडाउन होना चाहिए, पर मुझे बड़ा डर है जो आपने लॉबिंग की बात करी, बिकॉज ट्रम्प तो इसको पर्सनल वो लेता है। बिल्कुल, बोइंग इज बेटर देन एयरबस, उसकी हर दूसरी स्टेटमेंट। उसने पिछले वाले टर्म में तो लड़ाई कर ली थी मैक्रोन से पूरी टैरिफ्स और इन सब पे कि भाई बोइंग हैज टू सर्वाइव, उसके हिसाब से दिस इज टूल फॉर डोमिनेंस, है ना। बट देखते हैं क्या आता है, बट एटलीस्ट इंडिया शुड मेक इट स्टैंड क्लियर। हमारे लिए भाई 241 पीपल ऑन बोर्ड दैट आर डेड राइट नाउ, दैट इज अ वेरी सीरियस काउंट फॉर अस। हम नहीं इसको अलाउ कर सकते। मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज जो एविएशन सेक्टर में है, वो कौन सा जहाज यूज कर रहे हैं? बोइंग बहुत यूज कर रहे हैं। एंड देखो इसमें एयर इंडिया की भी प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। एयर इंडिया के अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, सर्विस पुअर है, एंटरटेनमेंट बॉक्स खराब है, वो एक अलग चीज है। लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूजिंग बिटवीन द टू, बट एयर इंडिया इज वेरी वेरी बैड इन इट्स सर्विस राइट नाउ। एयर इंडिया ऑल्सो नीड्स टू आंसर। भाई आपने बोइंग ले लिया, पर मेंटेन तो आपको करना है, चेकिंग आपको करनी है। इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू आंसर। भाई क्यों सेलेबी को दे रखा था तुमने कॉन्ट्रैक्ट? क्या इस लायक कोई नहीं है यहाँ पर जो तुम्हें टर्किश कंपनी ही मिली है। वैसे आप मेक इन इंडिया करते हो, वैसे आप मेक इन इंडिया करते हो, ये आपको वाइड नहीं, अब ऑपरेशन सिंदूर फॉर दिस। ये इसमें बोल देते हैं ना, ये तो कांग्रेस के टाइम में हुआ था। भाई आप चेंज कर दो ना। नहीं, अब क्या चेंज कर दो? इन्होंने साल से क्यों नहीं चेंज किया? 11 साल से हुआ। मोस्ट फेवर्ड नेशन भी आपने पाकिस्तान को 2019 तक बना के रखा हुआ था। किसने आपसे कहा था 14 के बाद एक दिन भी रखो उसको? तो ये गवर्नमेंट भी बड़ी सीधी सी बात है, दिस कैन नॉट एस्केप अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत हो गया। 100%। इतना कठिन समय चल रहा है यार देश का, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ऐसे टाइम पे द गवर्नमेंट हैज टू बी अकाउंटेबल। यू कैन ब्रश अवे एंड मूव ऑन। बहुत हो गया। लेकिन इसमें ना एक पूरी लॉबिंग ये आ जाती है कि पूरी गलती मोदी की।
मोदी शुड रिजाइन, सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है, मोदी शुड अरे रिजाइन। अब स्वामी जी की बातों को सुनने लग गए हम लोग तो वो तो क्या क्या कांड बताते हैं, वो तो छोड़ पॉइंट ही यहाँ दो। पे ये आ जाता है ना कि अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्वेश्चन आस्क होने चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या पूरी की पूरी गलती और क्या रिजाइन ही कर दें? नहीं नहीं, वो तो एक वो चल रहा है बचकानी कल से बात है। कि मोदी हैज गॉन टू द साइट और वहां पर नीचे लेट कर ANI वाले पत्रकार जो हैं वो फोटो ले रहे हैं। मोदी का टॉप शॉट नीचे से एक पावरफुल शॉट लिया जा रहा है जिसमें जहाज अंदर घुसा हुआ यूं, मोदी नीचे दिख रहे हैं और कैमरामैन नीचे से फोटो ले रहा है। ANI की फोटो तो आप यूज मत कर देना गलती से भी बोलो। आजकल अलग ट्रिप पे निकले हुए हैं, उसको तो छोड़ ही दो, बट ये वाली अब फोटोज, अब ये देखो, ये हमारे लोगों को सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। कल तो इतने खराब चीज एक देखी मैंने, डिसमेंबर्ड ऑर्गन्स जो थे उनके साथ लोग फोटोज वोटोज खिंचा के एक्स पे और इन सब पे डाल रहे थे। तो हमारे लोग तो इस मामले में बड़े इनसेंसिटिव रहे हैं, ये तो एक बात फैक्ट है। एक जो बंदा बच गया, थैंक गॉड, उसकी और सेंसिटिव थे। वो जब बाहर निकला है, वो तो बिल्कुल फैंटम की तरह बाहर निकला है चलते हुए। उसको लोगों ने कहा तुम कहाँ से हो? उसने कहा मैं अंदर से हूँ। तो पीपल वर सपोर्टिव ऑफ हिम, दैट वन हैज टू एग्री, एवरीवन वाज सपोर्टिव। आप लोगों ने देखा होगा वो विजुअल जो वो बाहर निकला है, बिल्कुल बिल्कुल। वो बंदे ने तो कमाल कर दिया इस पूरे यार वैसे सीरियसली मतलब वो कैसे निकला? A11 क्या नाम सीट 11A 11A पूरा अपने 2 कदम पे बाहर निकला है। मतलब चलते बड़ा हुए। एक मतलब वो खुशी हुआ- हुई उसको देख के यार कि चलो अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये जो फ्लाइट थी नीचे आ रही है, जैसे ही वो उसने धरातल के साथ इम्पैक्ट किया है उसमें ब्लास्ट हुआ है। हवा में तो नहीं हुआ ना, नहीं। धरातल पर इम्पैक्ट के साथ ब्लास्ट। जैसे ही वो नीचे टकराई है, उस बंदे ने इमरजेंसी गेट खोला है और कूद जंप गया। कर गया। बिकॉज पता तो ऑफ कोर्स चली गया ना, वो देखो फ्लाइट ऐसे एकदम से नहीं गिरी है, वो हल्के हल्के से ऐसे आ रही थी। जो उसका वीडियो देखा तो उसमें तो ऐसे ही आ रही थी। लेकिन मैंने ये पर्सनली भी महसूस किया है कि जब फ्लाइट ऊपर होती है ना और टर्बुलेंस वगैरह हो जाते हैं, कई बार मेरा मतलब एक्सपीरियंस था, मैं कलकत्ता जा रहा था, वहाँ पर मौसम बहुत ख़राब हो गया था बीच में, तो वो फ्लाइट ना बीच में यूँ चलती चलती हल्का हल्का से नीचे गिरे। मैंने कहा आज तो गए, आज देख रहा था मैं, मेरे साथ कोई लड़की बैठी हुई थी, वो पहली बार उसकी फ्लाइट थी। अच्छा। वो मुझसे पूछ रही थी ये नॉर्मल है? हमारे साथ तो नहीं बैठती लड़की। मैंने कहा नहीं। भाई इनका चाम अलग है, अब क्या बोला जाए। हाँ। वो वही देखो सबकी अपनी अपनी किस्मत है। और उस समय जो था हमारे लिए तो बादल ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। हमारे विवाह की भी बातें चल रही थी। तो वो ऐसी घड़ी आई थी और वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि अब मुझे भी एकदम से नहीं सूझ रहा था मैं क्या बोलूँ आपने उसे। उसका डर शांत किया नहीं किया? नहीं मैं कैसे, मेरा तो खुद डरा हुआ था। अच्छा, अरे तो मैं कुछ नहीं कर पाया उसके लिए, पर वो थोड़ी देर में मौसम अपने आप ठीक हो गया, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो गई। जो बंदा प्लेन क्रैश सरवाइव कर जाए उसको सबसे बड़ा डेयर डेविल कहा जाता है। बिल्कुल। तो एक रेसलर होता था, आप लोग पता नहीं इतना फॉलो करते हो, रिक फ्लेयर नाम से। हाँ, ही हैज सर्वाइव्ड अ प्लेन क्रैश। तो अब ये बंदा रिक फ्लेयर टाइप की चीज हो गया है बिल्कुल। एंड इसको भी लेके कितने वो चल रहे हैं मीम्स वगैरह इन अ हैप्पी वे, बिकॉज एवरीवन इज हैप्पी दैट ही हैज सर्वाइव्ड, नॉट टू बी इनसेंसिटिव। तो उसमें एक है कि ये बंदा बिल्कुल प्लेन के अंदर है, क्रैश किया, थोड़ी टाइम तो ही वाज वो, फिर ही जंप्ड आउट क्या वहां पे गिर गया था। वंस ही जंप्ड आउट देन ही गॉट अप। तो उसमें दिखाया बिल्कुल जैसे कंतारा में वो आया था, उसने वाह किया एंड ही गॉट अप एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग आउट। बिल्कुल वॉकआउट वैसे ही कर रहा था, आप अगर देखो बिल्कुल ऑन अ मिशन चल रहा था। दैट वाज प्योर एड्रेनलिन एक्चुअली। कहा जाता है ना बॉडी में एक एड्रेनलिन, एक कॉर्टिसोल आता है उस समय। एंड देन ही क्रैश्ड आल्सो, थोड़ी देर चला बिल्कुल। एंड देन आई एम सो ग्लैड कि यार एक बंदा सरवाइव किया, कुडोस टू हिम, उसके उसने पास प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखाई है। एंडलेस थॉट्स होंगे उसके दिमाग में जब वो कूदा होगा, कूदने पता के नहीं बाद, क्या और वो बस फिर वो एड्रेनलिन जो रश था उसका, उसमें ही बिहेव लाइक दैट। अभी उसमें ये भी है ना कि अभी तो चलो एंडलेस थॉट्स उस वक्त रहे होंगे, आगे आने वाले कितने समय तक वो ट्रॉमा में रहेगा वो बंदा। He needs counseling. He's a mentally strong person, I believe, but his brother is no more. Brother भी थे उसी में। And I just hope ठीक हो यार। और क्या बोला विक्रांत मैसी के कजन थे उसमें, विजय रूपाणी थे उसमें। विजय रूपाणी। विजय रूपाणी जी का तो मतलब 12/6 को ये हुआ, और उनका विजय रूपाणी जी का हर एक व्हीकल उसका नंबर जो है वो 12/6 है, 12/06 है, 12/06। तो मतलब वो 12/06 को अपना लकी नंबर मानते थे। उनके हर एक व्हीकल का नंबर 12/06 था, और जब वो गए वो भी ऐसे हादसे में वो भी 12/06 था।
तो न्यूमरोलॉजिस्ट्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स में कईयों की प्रिडिक्शंस हैव कम आउट टू बी वेरी वेरी राइट, कई लोगों के जो स्क्रीनशॉट्स थे वो वायरल हो रहे थे। दिस ईयर इज मतलब एज समवन जो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी समझता है, मैंने थोड़ा पढ़ रखा है, थोड़े से थोड़ा ज्यादा पढ़ रखा है, मैं कहूँगा सीख रहा हूँ अभी भी, तो वी वर वार्न्ड अबाउट एवरीथिंग। तो हुआ क्या है, दिस अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करूं, दिस ईयर इज नंबर 9 विच इज मार्स का। मार्स इज अ वेरी हॉट प्लैनेट, बहुत गर्म प्लैनेट है। और अभी 5 जून को मार्स वाइल जो ऑर्बिट वाइज होता है, मार्स एंटर्ड सिंह राशि। सिंह राशि अपने आप में इज गर्म बिकॉज इट इज रूल्ड बाय सन। तो इतना जबरदस्त था, और उसी में फिर केतु भी आ गए। तो एक एक व्यक्ति ने कहा था आग से रिलेटेड इंसिडेंट्स, अग्नि, एक्सप्लोजन, ये से बच के रहना। एंड अगर आप देखो, हम पूरी दुनिया में समय सिर्फ आग देख रहे हैं। बिल्कुल। चाहे ईरान पे बरसा रहा हो इजराइल आग, चाहे महिलाएं बरसा रही हो आग आदमियों के ऊपर, ठीक है, या चाहे ये दुर्भाग्यवश जो घटना हुई। तो जरा आग की थीम को हम लोग आगे लेके चलते हैं, बिकॉज कई जगहों पे आग लगी हुई है। हाँ, तो इसमें ना ये जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, और ये आप लोगों को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो एक राज ज्योतिषी नाम की एक टर्म सुनी होगी, राज ज्योतिष नाम की एक टर्म सुनी होगी। वो उनका बहुत सारे ज्योतिष का हेड होता था, और वो राज ज्योतिष जो होता था वो हर एक राजा महाराजा के साथ रहता था हर वक्त। वो उनको बताता था कि इस समय पे आपको वॉर छेड़नी है या इस समय पे नहीं छेड़नी है, कोई संधि करनी है तो वो इस समय पे करिए, इस समय पे नहीं करिए। इस तरीके के जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते थे वो राज ज्योतिष से पूछ के ही होते थे। आपने की बात की अभी, तो मैं सबसे बात कहूंगा, ज्योतिष इतना अंडररेटेड है, एक ज्वेल है हमारे, धरोहर है हमारे धर्म की। मेरी लाइफ चेंज हो गई पिछले 2 साल 3 साल में, जो मैंने ज्योतिष पढ़ना स्टार्ट किया। पूरा एक जीवन काल भी बहुत कम है पूरा ज्ञान लेने के लिए, बट अब मुझे बेसिक्स तो पता है, थोड़ा उससे ज्यादा पता है। अब जीवन चेंज कर देने वाली चीज है ये। लोग इसी में फंसे हैं कि अरे ये क्या ऐसे होता है, इज इट साइंटिफिक, इज इट नॉट साइंटिफिक। अरे पढ़ के तो देखो, आपको समझ आएगा आप अपने से कैसे रिलेट करते हो। ये मैंने मतलब कल भी आपको ये बात तो बोल रहा था मैं कि ज्योतिष जो है वो आपको अपने बारे में अपने से ज्यादा बता देती है। आपको एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, क्योंकि मतलब मैं चाहता हूं लोग समझें थोड़ा सा। जैसे क्या है, हमारे 27 नक्षत्र हैं। तो आज पीपल आर कंक्लूडिंग दैट देयर आर 27 पर्सनालिटी टाइप्स, ठीक है। एंड आप करके देख लेना ये बात, 27 नक्षत्र में जानो आपका नक्षत्र क्या है, सी द क्वालिटीज, यू विल फाइंड कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। मतलब दिस शुड बी अ टूल करियर काउंसलिंग में, बिल्कुल, कि एक बच्चा क्या उसके अंदर गुण है, किन तत्वों से वो बना है एक्चुअली, फिर वो करे क्या, वो उसकी मर्जी है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि ज्योतिष को अंधाधुन मानो। दिस इज अ कंपस कि बॉस इस समय पिच ऐसी है, अब वेल लेफ्ट करना है तुम्हें, कि तुम्हें ऑन द अप खेलना है, कि थोड़ा कॉशियस खेलना है, ये तुम्हारे ऊपर है अंत में। बट दीज आर द कंडीशंस। पिच की बात करते तो साउथ अफ्रीका इज विनिंग द गेम। भाई जीत जाए, अब यहाँ से अगर हार गए, यहाँ से तो नहीं हारना चाहिए। यहाँ 63 रन चाहिए, कितने चाहिए? इतना ही चाहिए, 202 बना दी, 270 के आसपास चाहिए कुछ। बहुत कमाल का हो गया। मार्करम ने सेंचुरी मार दी, जो कि मैंने फर्स्ट इनिंग के बाद तो बिल्कुल नहीं सोचा था। मतलब दे वर ट्रेलिंग बाय 57-58 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग। हाँ, तो बहुत बढ़िया पिच ओपन अप कर गई, पिच बहुत अच्छी ओपन। मतलब इस बार हो क्या रहा है, मतलब आप देखो ना, सब कुछ उल्टा पड़ा, सारे हर जगह वॉर्स छिड़ रही हैं, जितने भी चोकर्स हैं वो जीत रहे हैं। तो नहीं, हम लोग पे चोकर्स लगते लगते बच गया पिछली बार से, जो 2 कप जीत गए हम लोग। नहीं तो हम लोग भी उसी श्रेणी में जा रहे थे आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप, कि भाई ये भी तो नहीं चोकर्स हो गए। बट चोकर्स का आपने जब नाम लिया, तो भाई साहब आजकल लिटरली चोक किया जा रहा है एक वर्ग को, जिसकी बात कम होती है, वो हम हैं, ठीक है ना। एंड ये लिटरल चोक है, मतलब महिलाओं पर नीचे फेमिनिस्ट्स आके या सूडो फेमिनिस्ट बोल दें, या फिर फेमिनाजीज बोल दें, तो वो आके नीचे कमेंट करने वाले 3 मर्द लड़कियों को या महिलाओं को बैश कर रहे हैं। ये आना ही आना है। तो इस पे जरा आप लोग बड़ा एक गंभीर एंड बड़ी डीप चर्चा करते हैं, बिकॉज दिस नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। इतना बात नहीं होती। राजा रघुवंशी का जो केस हुआ, मतलब मेरे को लगता है कि इसमें ना अभिषेक बच्चन जो था वो बहुत दूरदर्शी था। अभिषेक बच्चन ने कुछ कहा था बहुत टाइम पहले। अच्छा, तो मैं सुनवाता हूँ। अच्छा, अभिषेक बच्चन भी कह लेता अभी भी, कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो,
हमसे गिला करो। तो ये हनीमून पे करिश्मा कपूर के साथ इस फिल्म में गया हुआ था। अच्छा। और वहां पे हनीमून पे बोल रहा है कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो तो हमसे गिला करो। हाँ, हमें बता दो भाई। मारो मत भाई। हाँ, मारो मत। कहानी खत्म तो करो। राजा रघुवंशी के साथ बेसिकली यही हुआ कि शिकवा शिकायत तो थी पर भाई ने पूछा नहीं। भाई पूछ ले तो शायद बच जाता। भाई पूछ भी लेता तो भी यार वो क्या थी महिला भाई, क्या यार है? आप एक बात बताओ, ये तो चलो महिला क्या थी क्या नहीं थी, मैं एक्चुअली में ये सोच रहा हूँ जिस लड़के के लिए उसने इस लड़के को मार दिया। ओहो, यार आप उसे देखो तो सही, साला छपड़ी। क्या बोला एक जाए? थोड़े दिन पहले वो ब्लू कंटेनर वाला केस था, सीमेंट वाला। तो इससे एक चीज उसमें पता भी- लगी जो आपने एक बात कही, किस लड़के के लिए उसने किसको कर दिया। स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस दिस क्लास एंटायरली। आई मीन आई एम ऑल फॉर वुमेन राइट्स एंड एवरीथिंग। स्टॉप ट्राइंग कि हमें इनसे वैलिडेशन चाहिए। ऐसे ऐसे लड़कों को वैलिडेशन मिल रहा है। यार बताओ क्या मैं करोगे तुम? सीरियसली हैरान हूँ। वो जो दूसरी लड़की थी, वो तांत्रिक वाला कुछ मामला था, जो लड़का उसमें भी वो छपरी लड़का था, और जो उसका हस्बैंड था वो वेल सेटल्ड था, आई थिंक एयरफोर्स में था, अच्छा कमा रहा था, सारी चीजें अच्छी थी ना। समझ में नहीं आ रहा है कि वो साला बोलते हैं ना प्यार अंधा है, तो भाई अंधा लंगड़ा लूला सब कुछ है अंधा वो। क्या है ये पूरी जो खेल है ना, दिस हैज नथिंग टू डू एनी मोर विद लुक्स, हाँ विद हाउ सेटल्ड यू आर थोड़ा है। इट इज अबाउट कंट्रोल नाउ। कंट्रोल का भी इसमें आई डोंट थिंक इवन कंट्रोल। मेरे को लगता है कि ये ना कंट्रोल से भी ऊपर ये हो गया है कि कितना एड्रेनल रश मेरे को मिलता है, कितना मेरे को एडवेंचर मिलता है किसके साथ, उसकी बात बिकॉज आ शी इज रही है। एबल टू कंट्रोल दैट पर्सन ना, कि भाई ये बंदा बिल्कुल बिल्कुल जो मैं कहती हूँ वो करता है, मेरे हिसाब से चलता है। जो मेरे हिसाब से नहीं चलता होगा, अच्छा हमें क्या लेना देना, मेरे हिसाब से तो नहीं चल रहा ना वो, मुझे अपने हिसाब से चलाना है। पर ये तो इसने देखा भी नहीं ना, ये तो हनीमून पे गए ही थे, तो उसमें क्या देख लिया उसने? मुझे ऐसा लगता है कई बार कि एक मैंने बहुत पहले एक कोट पढ़ा था गूगल पे, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता था, तो मैंने पढ़ा कि जो लड़के होते हैं वो अपनी आंखों से प्यार में पड़ते हैं, लड़कियां जो होती हैं वो अपनी कानों से प्यार में पड़ती हैं। अब ये जो छपड़ी हैं, ये साले फोन पे लगे रहते होंगे, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जानू, और देखो मेरे दिल की धड़कनें सुनो, मैं फोन रख रहा हूँ अपने दिल पर। अच्छा। और ये सब करते करते और लड़कियों के दिमाग में सारी चीजें घूमती होंगी। मुझे जो लगता है, अगर वो कोट सही है तो भाई ये ही मुझे लगता है कि अदरवाइज एक वेल सेटल्ड लड़का आपसे जिसकी शादी हुई है, आपकी फैमिली ने चूज किया है, अच्छा दिखता है, पर्सनैलिटी अच्छी है, उसके लिए आप एक ऐसे बंदे को, मतलब जो बिल्कुल हाला छपड़ी है, कुछ करता नहीं है, कैसे कर सकते हो? पूरी जिंदगी का सवाल होता है यार शादी। और तो मुझे कुछ जिंदगी इसका ले ली, रीजन मैं तो ये सोच के दंग हूँ भाई, तुम्हें था कुछ, तुमने मारी दिया। नहीं, इसमें चक्कर क्या ना, लड़की ने अपनी माँ को कहा था कि अगर आप मेरी शादी इससे नहीं करवाते हो, दूसरे वाले लड़के से नहीं करवाते, कुशवाहा से नहीं करवाते हो और रघुवंशी से करवाते हो, तो फिर देखना मैं क्या करूंगी। ये धमकी उसने अपनी माँ को ऑलरेडी दे दी थी। अब और आप उसने कर रूट पे दिया। आए चीज के, मैं जो इस पे करना चाह रहा हूँ ना बात, आप लोग को कुछ कुछ ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊंगा, आप लोगों की रूह हिल जाएगी। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा जनता की। दिस इज, अगर मैं ट्रेस बैक करूं, दिस इज क्रेजी वुमन एम्पावरमेंट गॉन रॉन्ग, एग्जैक्टली है ना। एंड फेमिनिज्म के ऊपर भी हम इसी पे बात करते हैं कि फेमिनिज्म जो आया ना, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज थी। 2-3 वेव्स तो बहुत अच्छे रहे, चौथी वेव में तो सब पगला गए हैं, सब पागल हो चुके और हैं। इसमें भाई देखो, इसमें आई थिंक वी शुड मेक इट क्लियर कि इसमें हम में से तीनों में से कोई भी विमेन्स के राइट्स के अगेंस्ट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, राइट्स होने चाहिए, जितने पुरुष को अधिकार है उतने ही होने इसी के लिए चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हम पहले ना फेमिनिज्म को क्लियर कर देते हैं, फेमिनिज्म कहाँ से आया और उसके बाद फिर अभी कहाँ पे चला गया। फेमिनिज्म की जो पहली वेव आई, दैट वाज इन दी 1840s 1860s के आसपास, दैट वाज अबाउट वुमेन्स राइट टू वोट। भाई वुमेन के पास राइट नहीं था वोट करने का यूएस में, आप सोचो जरा। ये यूएस और फ्रांस वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरीके का बकैती थी। भारत में झांसी की रानी, झांसी की एग्जाम्पल आप रानी, देख रानी सकते हैं। चिन्नम्मा, यहाँ पे औरतें रूल भी राज करती कर रही थी, सब कुछ करती थी। महिलाओं का असली में सम्मान था, जो हमें सिखाया जाते हैं आज चाहे के फिर टाइम। वो ऋषिकाएं हों, चाहे वो ऋषि हों, चाहे वो डिबेट्स हों, वो हर चीज में महिलाएं आपको देखने को मिलती थी। मंडन मिश्रा वर्सेस आदि शंकराचार्य, पूरी डिबेट, बिल्कुल। उनकी महिला पत्नी ने, जज, हाँ, उनकी महिला पत्नी जज जज। थी। तो इसलिए यहाँ से शुरू हुई।
अब देखो कैसे चीज बढ़ती चली जाती है। पहले स्टार्ट हुआ इससे, फिर सेकंड स्टार्ट हुआ कि वर्क प्लेस में भी आने को मिले, थर्ड हुआ कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और अब जो चौथी वेव आई जो 2000 के बाद आई और 2011-12 के बाद जिसने तूल पकड़ा, दैट इज व्हेन वोकिज्म में कन्वर्ट हो गई है पूरी एग्जैक्टली चीज। मतलब आप एक फिल्म देखना, द डिक्टेटर, उस फिल्म में देख, बहुत तगड़ी फिल्म है, मजा आएगा देखने में, कॉमेडी भी बहुत जबरदस्त है और डिक्टेटरशिप के ऊपर बहुत जबरदस्त उसमें सटायर भी है। उसमें आप देखना जो लड़की है प्रोटैगनिस्ट के साथ, जो लड़की मिलती है, वो जब अपने आर्म्स ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आपको अंडर आर्म हेयर्स मिलेंगे, वहाँ पे हेयर रहता है, ठीक है। वो एक तरीका था, क्योंकि फेमिनिज्म में अब कहा गया कि हम भी जहाँ पे जैसे मर्द बाल रखते हैं, हम भी जहाँ पे भी चाहे बाल रखेंगे, तो अंडर आर्म में वहाँ पे बाल दिखाए गए। तो मतलब ये छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। और जब ये दिखाया गया ना तो पीछे ची गुएरो का फोटो लगा हुआ था। इसे क्रांति बताया गया। क्रांति है। मतलब आप इसको कितने सटल वे में पोर्ट्रे किया गया। उसने अंडर आर्म ऊपर किए, यहाँ पे बाल थे, पीछे ची गुएरो का फोटो था। तो ये मतलब छोटी छोटी सी चीजें हैं जो नुआंसेस आप नोटिस करोगे। क्रांति बेसिकली क्या हो गई है कि आप आर्म पिट में बाल रखो। क्रांति बेसिकली हो गई है फ्री द निपल्स, बर्न द ब्रा, ये सब क्रांति हो गई है। खड़े होके हमें टॉयलेट करना है। हमें खड़े होके टॉयलेट हम खड़े होके टॉयलेट करेंगे। अभी उसके लिए डिवाइसेस बना लिए हैं इन्होंने। अच्छा, डिवाइसेस आ गए हैं, मतलब उसका अब देखिए जो कैपिटलिज्म होता है ना, इसमें लोग बड़े समझदार होते हैं, उन्हें दिख जाता है कि ये Need भी gap है, हाँ, इसको भर दो। क्या है ना कि जो कैपिटलिस्ट आदमी होता है वो अगर लोग सुसाइड करने लग जाएंगे ना तो साला फांसी का फंदा बेचने लग जाएगा। मतलब आप ये देखो ना, ची गुएरो मतलब जो एंटी कैपिटलिस्ट था, कैपिटलिस्ट ने उसी की टी शर्ट बना के बेच दी। ये तो मस्त है एक्चुअली। लो यार, यही चल रहा है, यही बिक रहा है, यही मसाला दो इन सबको, हमें पैसा चाहिए। तो बट अब लोग क्या बात कर रहे थे इस पे, अब जरा आप समझो, मैं आपको कुछ केसेस जो बताने जा रहा हूँ वो सुन के मेरी सुलग गई इसमें। ये तो आपने फेमिनिज्म का बेस बताया, हम लोगों ने सोनम रघुवंशी का तो केस पता लग गया हमें। एक महिला है गुड़गांव में जिसका काम है फॉल्स रेप केसेस फाइल करना। 11 केस फाइल कर चुकी है। 24 मैंने 11 का पढ़ा, आपने 24 का पढ़ लिया होगा। तूफानी चल रहा है आजकल। वो उसके साथ मैंने पॉडकास्ट सुना था, ये अपने जो दीपिका नारायण, उस पे दीपिका नारायण स्टंट है, ये चल क्या रहा है जीवन में। 11 रेप केसेस वो फाइल कर चुकी है। एक है जिसने की कुछ नहीं करती है, वो बात करती है थोड़ा सा, फिर बुला लेती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, बॉयफ्रेंड उसके साथ है, एक्सटॉर्शन करती है। और उसने उस एक्सटॉर्शन में उसको पैसे अगर नहीं मिले, उसने मर्डर कर दिया उसका। मर्डर करने के बाद दीपिका नारायण भारद्वाज गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू हर दिस महिला, इससे बात करी, तुमने मारा क्यों? उसने हंसते हुए जवाब दिया। उसने कहा मैंने औरत जात का थोड़ा भला ही किया, इस टाइप के मर्द आते जाते रहते हैं भाई, हम लोग इतने मरे हैं, ये मर गया तो क्या हो गया ऐसा। रिमोर्सलेस बिल्कुल। मीटू ने बहुत बड़ा इसको उत्थान दिया 2017 में जो आया। नाना पाटेकर का केस देख लो। हाँ, मीटू में एक केस शेयर किया कि एक आदमी था, वो नौकरी कर रहा था भाई बढ़िया से मुंबई में, उसके घर का भी खर्चा था, मॉर्गेज था, सैलरी कमा रहा था। एक लड़की आई वहाँ, वो काम वाम नहीं करती थी, बीच में निकल भी लेती थी, और जब आती थी थोड़ी सी हाई होती थी वो। उसने इसको 2-3 बार टोक दिया कि भाई अपना काम ठीक से करो। इसने रोना स्टार्ट कर दिया टोकने पे, और इसने कह दिया ही इज हैरेसिंग मी। उसने जाकर एक पोस्ट डाल दिया मीटू पे, इस बंदे को नौकरी से निकाल दिया गया। उस समय माहौल ये था, आपने अगर एक्स पे #मीटू करके टैग करके डाल दिया, वो बंदे का जीवन तबाह। इसको नौकरी से निकाल दिया। सुनते जाओ आप बात। अब ये सरवाइव नहीं कर पाया मुंबई में, ये वापस चला गया यूपी में जहां से था ये। वहां इसके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ स्कूल में कि तुम्हारे पिताजी तुम मीटू में शामिल थे। और वो लड़की, वो मोहतरमा बाय द वे, वहां से जा चुकी है, शादी करके यूएस में है। वो उस कंपनी को भी छोड़ के चली गई, वो अपना दारू पीती थी, मस्ती करती थी बाहर जाके। उसने इसको मीटू करके फंसाया, इसका जीवन तबाह कर दिया और वो जा चुकी। पॉक्सो में कितने हैं एंड लीगली इस चीज को इसको बिल्कुल। अब ये सारे जो कानून थे ये आए थे देख इनकी रक्षा के लिए, भाई रक्षा के लिए, बट दे वेंट क्रेजी। एंड इसमें सरकार की भी गलती है, सरकार सुन ही नहीं रही है। बिल्कुल।
एक एक करके जरा पहले बताते हैं क्या क्या कानून है इसमें। एक है आर्टिकल 69, हाँ, दैट इज द Article मोस्ट 69 डेंजरस, सेक्शन 69 ऑफ द मतलब बीएनएस। उसका तो कानून का नंबर भी सोच समझ के ही रखा गया है, मेरे को हाँ, लगता है। लिटरली ले लो इनकी, हाँ ले लो। हर तरफ से ले लो। सेक्शन 69 इज, जो कि सबसे तगड़ा चल रहा है, दैट इज फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। एग्जैक्टली आप क्या? रिलेशनशिप में हो, आप हिल जाओगे सुन के ये अभी। आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और दोनों के बीच में संबंध बन ही जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो संबंध बन गए। अब दोनों की शादी नहीं हो पाती है किसी कारण से, या मान लो दोनों में लड़ाई हो गई, कुछ कोई भी हो लड़ाई गया। हो गई, कुछ भी हो गया, किसी कारण से दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब लड़की जो है वो लड़के के ऊपर केस कर सकती है कि इसने मेरे साथ संबंध बनाए ये बोल के कि मैं तुझसे शादी करूंगा, तो ये रेप है। और ये रेप है। 10 साल की सजा। हाँ, और इसके ऊपर कोर्ट्स ने बार बार ये कहा है कि ये कानून है, इसका इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा है। लड़की को क्योंकि प्रूव तो कर नहीं सकते आप कि मैंने नहीं कहा कभी, एंड तुरंत जेल है इस पे। हाँ? और आपको एक और बात बताऊं मैं, क्योंकि 10 साल की सजा है, ये आपको तुरंत जेल वाले चीज से भी हटा देता है। मैं भी इसको समझाता हूं आपको। अभी क्या था इसमें, अभी तक क्या चल रहा था, जो बहुत ड्रैकोनियन कहा जा रहा था, वो कहा जा रहा था 498A, ठीक, जो पुराना IPC है। 498 है। 498A में क्या था कि अगर एक महिला ने कह दिया कि भाई इन्होंने मेरे को क्रूअल्टी करी है, वो लड़का, लड़के की बहन, लड़के के माँ बाप, सबको इमीडिएट अरेस्ट हो जाता था, ठीक, बिल्कुल। बिकॉज इट वॉज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड 7 years तक का होता था। अब एक व्यक्ति लड़ गया इस पे, उसका नाम था अरनेश कुमार। वो चला गया सुप्रीम कोर्ट तक, उसने स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट केस कर दिया, बिकॉज बिहार हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई इसको एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी। अब इसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा के लड़ते हुए 2014 में एक लैंडमार्क जजमेंट ले आया ये कि भाई अब इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 7 साल तक का है तो इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा, पूरी छानबीन होगी। ऐसे अब अरेस्ट नहीं हो सकता कि महिला ने कह दिया और आपने अरेस्ट कर दिया। अब भाई साहब सेक्शन 69 में 7 साल से ज्यादा सजा कर दी है, 10 साल, यानी आप अरनेश कुमार वाली जजमेंट से बच नहीं सकते। इसमें इमीडिएट अरेस्ट है। अनबिलीवेबल। एंड सबसे वर्स्ट चीज जो जस्टिस को कहा जाता है ना, इक्वल होता है, अ मैन कैन नॉट से दिस, मैन कैन नॉट से दैट द गर्ल प्रॉमिस्ड मी मैरिज एंड इज नाउ चीटिंग मी। अच्छा, मैं आपको इस पे एक बहुत जबरदस्त चीज दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकिए, ये पढ़ना मतलब हिल जाओगे आप। जो आपने बोला, अब इसको पढ़ो, जजमेंट है ये। वाइफ नॉट लायबल फॉर हस्बैंड सुसाइड ड्यू टू हर इलिसिट रिलेशनशिप, कर्नाटका हाई कोर्ट। क्या बात, जजेस ने जो इसमें बोला हुआ है ना, शेमफुल है। ये तो आपने एक बताया, एक ने कहा कर लो ना सुसाइड, फिर क्या है। हाँ, राइट। अतुल सुभाष के केस में एक ने कहा कि अगर लड़की के रिलेशनशिप्स हैं बाहर, तो दैट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम गिविंग एलिमनी। भाई रिश्ते तो रखेगी, तुम नहीं खुश कर पा रहे तो तुम्हें एलिमनी तो तब भी उसको देनी होगी। सोच के डर लगता है ये क्या चल क्या रहा है और कैसे अलाउड है। अब ये पढ़ो। सो व्हाट इफ शी फाइल्ड केसेस अगेंस्ट यू, शी इज योर वाइफ। ओ भाई साहब, ऊपर ये पढ़ो, क्या है ये जरा। रीता कौशिक गेव मैं बोलता हूँ। हाँ, रीता कौशिक gave 120 dates in 2 years for Atul Subhash case. Almost one every week. This was in UP while he worked in Bengaluru. सोचिए जरा। 120 डेट्स। Even after her name was in the suicide notes. No inquiry, no action, nothing. Not even a question asked. सोचिए इस जज का नाम था उसके सुसाइड नोट में। और कितनी शर्म की बात है ये। मतलब एक व्यक्ति को आपने जिंदा मार दिया और उसने जो लास्ट वर्ड्स अपने कह रहा है कि मैं पैसे दे रहा हूं अपने अगेंस्ट केस को आगे बढ़ा के मेरी ही मारने के लिए, और ये हंसना है मेरे पे, और साथ में जज हंस रहा है, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कर लो ना सुसाइड, कर लो सुसाइड, नहीं तो अपने माँ बाप से मांग के दो इसको। ये तक कहा गया। वो कह रहा है मैं नहीं दे पा रहा हूं। मतलब कंप्लीट इनसेंसिटिविटी। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो इन्होंने ही बनाई है, दीपिका नारायण ने, सन्स ऑफ भारत। सन्स ऑफ भारत एंड मार्टर्स, कुछ मार्टर्स ऑफ मार्टर हस्बैंड्स या कुछ इस टाइप का बनाया, जिसमें 498A और अब जो सेक्शन 69 आया उसकी भी थोड़ी सी चर्चा है उसके अंदर।
अब ये पढ़ो। How do I start life at 43? Asked Vishnu Tiwari, who spent 20 years in jail in a false rape case. ओ ये तो बहुत दर्दनाक केस है। विष्णु तिवारी का केस मतलब ये तो डिस्कस होना ही चाहिए। हाँ, ये बरेली का था, किधर का था ये? इट इज़ अ स्मॉल टाउन जहाँ का है। वहाँ पे ये हालत है कि स्मॉल जगहों पे अगर कोई लैंड डिस्प्यूट हुई, गांव में कोई ज़मीन को लेकर झगड़ा हुआ, उसकी थोड़ी जान पहचान है अगर, उसने कहा अभी फंसाते हैं तुमको, उसने उस पर फॉल्स रेप केस लगाया, तुरंत जेल हो गई, उसका जीवन तबाह हो गया। दो ही केसेस हैं, फॉल्स रेप केस या फिर SC/ST केस। SC/ST केस ये बिल्कुल वैसे ही गया है और सरकार की हिम्मत नहीं है कुछ करने की। ना नहीं, SC/ST बल्कि केस वो में साला हुई, उसको और स्ट्रांग बना देते और हैं। स्ट्रांग बनाया जब कोर्ट ने भी कहा, तब भी ओवरटर्न कर दिया। और सेम चीज इसमें है, महिला शक्ति, महिला वंदना, मोदी जी महिलाओं को लेकर इतनी स्कीमें लेते आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, बट आप पुरुषों की बात ही नहीं करोगे। नहीं भाई, पॉइंट ये है ना कि महिला सशक्तिकरण के चक्कर में पुरुषों की बजानी थोड़ी है। हाँ। महिलाओं के साथ गलत चीजें हो रही थी, इसके कारण ये लॉज आए थे, पुरुषों की बजाने के लिए नहीं आए थे। सिंपल सी बात। पर वन पॉलिटिशियन बजाने के लिए आए थे। हाँ, वो क्या नाम है? रेणुका खा चौधरी जिनको नाम बोला। है, क्या नाम है उनका? रूपण खा चौधरी। हाँ, जो भी है। वो अच्छा रेणुका चौधरी था, हाँ, सॉरी। रेणुका ही चौधरी था। तो करण थापर के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा किया। कि लेट देम सफर। नहीं, वो कुछ हंसती थी ना, वो थोड़ा बड़ा वो तो उनका था ही। वो हंसी बहुत फेमस हुई थी उनकी। 2005 में इन लोगों ने जो वर्स्ट चीज है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को और स्ट्रेंथन कर दिया। उसमें क्या स्ट्रेंथन किया कि अभी तक था क्रूअल्टी वाज फिजिकल, इट वाज सब्जेक्ट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड भाई कुछ क्रूअल्टी हुई और हम लोग सब बहुत विरुद्ध हैं भाई, किसी आदमी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए एक औरत को छूने की। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ऑब्वियसली। नाउ व्हाट शी डिड एंड द यूपीए गवर्नमेंट डिड वाज कि उसमें इन्होंने ऐड कर दिया कि क्रूअल्टी कैन बी मेंटल, वर्बल एंड इमोशनल अत्याचार। अब भाई साहब इस पे क्या है? इस पे तो तुमने मुझसे काम करने को कहा कोई वर्क प्लेस पे, ये तो क्रूअल्टी है। उसने मीटू कर दिया उसमें। नहीं मतलब आप ये इसको इस तरीके से समझ सकते हो, बहुत इजी है ये समझना। पति जो है वो काम करके वापस आया, महिला जो है वो हाउसवाइफ है, काम करके वापस आया, उसने कहा कि खाना बना दे, ये इमोशनल अत्याचार है। हाँ 100% है ये तो आपने बहुत बड़ा वाला इमोशनल अत्याचार बना दिया। इस पे तो कई फेमिनिस्ट गिर गए होंगे। हाउसवाइफ आपने कैसे कह दिया? खाना बनाने के लिए औरतें, स्पेसिफिक रोल्स पे मैं कहता हूँ इसको भी हटा दो। लेट्स बी वेरी प्रोग्रेसिव। दोनों वर्किंग है, दोनों शाम को आए, उसने उससे कह दिया यार तुमने बिल्स क्यों नहीं पे किए। आदमी ने महिला से कह दिया, प्रोग्रेसिव है ना, तुमने बिल्स क्यों नहीं पे किए। उसने कहा मैं भूल गई। उसने कहा तुम कैसे बोल सकती हो। उसने थोड़ा सा तेज आवाज में, मान लो बात करी, तेज आवाज में भी नहीं किया। महिला ने कह दिया तुमने मुझसे ये कह दिया, मुझे तो स्ट्रेस हो गया, मैं तो डिप्रेस हो गई, मैं तो सोचने लग गई जीवन क्या है। व्हाई आर यू सो नेस्टी टुवर्ड्स मी। मेरे मन में सुसाइडल थॉट्स आ गए। डोमेस्टिक वायलेंस है ये डोमेस्टिक वायलेंस है, इसको जेल में खदेड़ के ले जाओ भाई। बिल्कुल ये हालत है। और ऑन द टॉप ऑफ इट अगर उसकी माँ ने ये कह दिया कि बेटी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा दबा दे, तो ये भी क्रूएलिटी है। एक केस में क्या हुआ, माँ का आपने किया कि एक लड़की अपने माँ बाप को ले आई अपने घर, ठीक है, वहां पे जज ने थोड़ी गट्स दिखाई है, एक महिला जज ही है वहां पर भी, आई एम फॉरगेटिंग किस स्टेट की बात है, तो वो रहने लग गए वहां। अच्छी बात है भाई, कह सकते हैं, कोई इसमें बुराई बात नहीं है। हम लोग हर चीज पे बड़ा डर डर के बोल रहे हैं क्योंकि लेट्स नॉट बी मिसकोटेड, वी आर ऑल फॉर वुमेन राइट्स, वी आर ऑल फॉर कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर द गर्ल्स पेरेंट्स, ऑफ कोर्स वी आर, एंड उनको रहना भी चाहिए। अगर दिक्कत आती है जीवन भर भी, काफी लंबा समय भी रहना चाहिए। पर वो दोनों जो भाई साहब वहां मस्ती में बस गए, उन्होंने कहा हम यहीं रहेंगे, ठीक है, यहाँ तो बढ़िया सिनेमा विनेमा चल रहा है, यहाँ एसी वेसी भी बढ़िया है, यहीं पे हम मस्ती करते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, ठीक है, टीवी पे। अब वो वहां बस गए। अब आदमी ने कहा भाई साहब 1 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, 20 दिन हो गया, ये क्या है। तो महिला ने उस पर चढ़ाई कर दी, तुम होते कौन हो ऐसे बात करने वाले मुझसे, मेरे माँ बाप हैं, यहीं रहेंगे, मेरा घर है ये। चलो भाई थोड़ा टाइम में शांत हो जाएंगे। भाई साहब महीनों महीनों साल बीत गए, अब उसके समझ में नहीं आ रहा है। उसने फिर उससे कहा कि भाई इनको देख लो भाई, कहीं जाना है। उस महिला ने केस कर दिया कि ये मेरे माँ बाप की बेइज्जती कर रहा है, ठीक, उनको निकालने की बात कर रहा है। केजरीवाल सिम्टम्स है इसमें, अगर ध्यान से देखो, वो बैठ गई धरने पे, ये तो ऐसे कर रहा है। उसके भाई नहीं थे? किसके भाई? उस महिला के भाई। अब ये इतनी डिटेल में मैं नहीं गया उसके, पर अब इससे जज ने पूछा, उसने कहा मैं क्या करूं भाई। जज ने, उस लड़के ने बिल्कुल एलजी की तरह का, उसने कहा भाई मैं क्या करूं, ये
हटी नहीं रही है। मैं कितना समझाऊं, हाँ, ये फैल जा रही है हर बात पे, हर चीज को गैसलाइट कर देती है ये, हाँ। ये कह रही है जाएंगे ही नहीं, मैंने तो कहा नहीं, फिर कह रहा है जाने को बात कर रहा। अरे भाई मैं जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी तो जाओगे, एक दिन तो सबको जाना है, वो दिन बता दो। उसने भाई साहब चढ़ाई कर दी। अब जज यहाँ पे बड़ी अकलमंद थी। जज ने, आपको शायद क्लिपिंग मिल जाए अगर आप ढूंढो, हाँ? मैंने आपसे शायद शेयर करी है वो क्लिपिंग, हाँ? तो उसमें जज ने इससे कहा कि भैया कब जा रहे हैं तुम्हारे माँ बाप? उसने कहा मिलॉर्ड मैडम ये वो घूमने लग गई, दे आर माय पेरेंट्स एंड इमोशनल सपोर्ट और ये वो। उसने कहा कब जा रहे हैं? उसके फिर जज ने टोटल आपा खो दिया। उसने कहा कब जा रहे हैं पहले मुझे ये बताओ। वो फिर भी बचने को, मतलब कितनी जिद है उसमें, और माँ बाप कैसे तबाह करना चाहते हैं कई बार लड़कियों को, कई बार, नॉट ऑलवेज। शेमफुल है ये, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्लिप की बात कर रहे हो तो मैं क्लिप ये चला भी देता हूँ। हाँ हाँ। You let your mother and your father go out of that house. Your parents will not be permitted. I have not created any obstruction. May not be. You tell your parents to leave immediately. My lord, first, my lord. No first and second. Your parents have no right to Wow. stay in your My lord, matrimonial house. gives me only one day, my lord. Let me come back with instructions. My No, lord, but- no but let me- instruction. What instruction to will you bring? My lord, because my lord, my instructions were, my lord, it's only me and my son who are leaving. Yes. Living, my lord. It's not my mother-in-law who are living. Milord, let the police report be filed. It is Very well. reflected there. Gives me one day. Very my well. lord. Let me come back I with will instructions. restrain your mother and your father, your parents to enter that house. I'm obliged. You because you say your parents ये are इसने not बुलडोजर staying over चला दिया there. जज So I'll ने restrain कायदे them. से। And then if they are found over there, the police will go and send them out. तो ये है, मतलब आप सोचो हालत। तो इसमें कुछ जजेस ने, मतलब नॉट ऑल बट ज्यादातर ने तो बहुत खराब काम किया है, इनसेंसिटिव रहे। एक अभी साकेत कोर्ट में बड़ी मजेदार चीज हुई। तो साकेत कोर्ट में क्या हुआ कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी है। उसने कहा यार अब अलग होना है, तो एक काम करते हैं, नौकरी करना बंद कर देते हैं, ठीक, बेरोजगार बन जाते हैं, और ये हमारे नैरेटिव को बहुत सूट करेगा, इसको बढ़िया से लूटेंगे। उसने अपनी माँ को मैसेज भी किया। माँ ने उसको समझाया कि बेवकूफ़ी मत कर, करियर को किनारे रख, रिजाइन करके घर बैठ जा, ताकि अगर बढ़िया मिले। ये चैट्स पब्लिक हो गई। अब उसने कहा जी मेरे को तो अपने को पालना है, मैं कैसे पालूं, और मुझे चाहिए जी 5 लाख रुपए महीना। ठीक, दिमाग खराब ही देखो जरा आप। 5 लाख मुझे चाहिए, मुझे नींद नहीं आती रात को जब तक मेरे पास 2 स्प्लिट एसी ना लगे हों, जब तक मैं शॉपिंग ना कर लूं वहां से, तब तक मेरा मूड ठीक नहीं होता। एंड दैट इज क्रूअल्टी। अगर मेरा मूड नहीं ठीक होगा, दैट इज क्रूअल्टी टू मी ना। Obviously. हाँ, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर ऑफ माई मूड। तो फिर उसमें जज ने बहुत जबरदस्त काम किया। उसने कहा तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, जॉब क्यों नहीं ढूंढ रही हो, तुम्हें क्या ये सूट कर गया है? उसने उसकी उतार दी पूरी रख करके। तो दैट इज अ वेरी फ्रेश डेवलपमेंट इस केस में जो आई। अब लोग कह रहे हैं भाई इस प्रेसिडेंट को फॉलो तो करो, राइट। क्योंकि कोई प्रेसिडेंट है नहीं, नियम कानून में तो कुछ आया नहीं। अच्छा, और वर्स्ट चीज क्या हुई, जब आईपीसी से हम बीएनएस की ओर गए, हमने सोचा ये सब चीजें बेटर होंगी, और वर्स हो गई। वर्ष से भी वर्ष हो गई। एक था कानून जो सेक्शन 377 था। सेक्शन 377 था जिसमें हमने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया। बहुत अच्छी बात है भाई, हम लोग लिबरल सोच के हैं, होना चाहिए, सबके राइट्स हैं। उसमें एक क्लॉज होता था कि मेन के साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, फोर्स सोडोमी हो सकती है, राइट। उसके लिए मेन के भी राइट्स होने चाहिए। उसको नहीं लिया इसमें। बहुत बढ़िया। बीएनएस में नाउ टेक्निकली a man cannot be sexually assaulted, a man cannot be raped, जबकि that is happening at all places। जेल्स में हो रहा है ये, जेल्स में भी हो रहा है। महिलाएं रेप कर रही हैं, महिलाएं रेप कर रही हैं यूजिंग मेन। अब एक लखनऊ में तो एक जो कांड हुआ है वो तो मैं सुन के दंग हो गया। मैं तो लखनऊ से आता हूँ, मैं तो हिल गया। एक हेडलाइन है, आप लोग के पास अगर हो तो आप उसको चलाना, कि महिला ने अपने सेकंड लवर को निपटवा दिया अपने हस्बैंड और फर्स्ट लवर के साथ मिलके। ओ भाई साहब, ये तो मुझे समझने में 25 मिनट मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, हुआ क्या ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएं कि कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे इक्वेशन है ही नहीं ना। यहाँ पे इक्वेशंस दूसरी देखो। पति सपोर्टिव है अपनी पत्नी के कि तू लवर्स रख, हाँ, ठीक है। हाँ, पति अपने लवर के साथ, अपनी पत्नी के लवर के साथ मिलता है कि और भाई कैसा है तू, ठीक है, हाँ बढ़िया, चल हम इसके दूसरे लवर को मारने चलते हैं।
सोचो यार, हंसी आ रही है बट मतलब खतरनाक है यार ये तो। वही एक पति ने तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम किया अभी, वो भी एक छोटे शहर में। छोटे शहर में ज्यादा आग लगी है वैसे, जो हमें लगता है ना कि मॉडर्न लोग हैं, ये भाई साहब छोटे शहरों में ज्यादा आग लगाई हुई है महिलाओं ने। उसमें उस पति को पता लग गया, उसमें हेडलाइन है पेपर की, कमाल की सहनशीलता दिखाई पति ने। कमाल की सहनशीलता ये दिखाई कि उसे पता लग गया कि भाई साहब इसका अफेयर चल रहा है। फिर वो घर लाने लग गई इसको। इसने कहा देखो मेरे जान है तो जहान है, ये केस ठोक देगी, मार डालेगी मुझे। इसने कहा तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर ये गया अपने ससुर जी के पास, ससुर जी से कहा, ससुर जी को उसने ब्लेम नहीं किया, इसको डर लगा ब्लेम कर दूंगा तो फंस जाऊंगा। इसने कहा आपके संस्कार अच्छे ही होंगे, ठीक। अब ये नहीं समझी तो क्या कर सकते हैं हम, पर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ससुर जी, आपसे बस एक ही विनती है, इसकी शादी करा दीजिए इससे, मैं भी शामिल होऊंगा उस शादी में। भाई साहब वो शामिल हुआ शादी में, उसकी शादी कराई, एक हाथ से उसने अपना तलाक लिया, एक हाथ से शादी की, कहा भैया खुश रहना, थैंक यू वेरी मच। ये क्या हुआ, एक और केस है, वो मतलब कर्नल था वो बंदा जो था, कर्नल था, सोचो उसकी पत्नी वेरी स्मार्ट, बहुत सुंदर थी, कर्नल भी काफी हैंडसम था, ठीक है। उसकी पत्नी का अफेयर चल गया किसी के साथ, और बच्चे भी थे, तो अफेयर चल गया, तो पत्नी ने कहा कि अब मैं इसी के साथ जाऊंगी। कर्नल ने कहा कि जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे अगर चाहिए तो बच्चों को भी मैं ही संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ। तो वो बच्चों को छोड़ के चली गई। तो मतलब आप ऐसे में क्या करोगे, आप ये कहो ठीक है यार कर ले, जो जी ले, हम दिल दे चुके सनम जो है वो रियल लाइफ में होती हैं, लड़का जाता है और उसमें लड़की वापस आती नहीं है। लेकिन क्या ये इस तरीके का केस दूसरी साइड से होगा? कभी ऐसा सुना है कि लड़की ने अपने पति की शादी करवा दी अपनी उसकी प्रेमिका से? क्या इस तरीके का कोई मतलब ही नहीं यार, वो तो खून पी जाएगी उसका, सब खत्म करके ले जाएगी, लकड़ी वकड़ी बेचाएगी उसकी, आखिरी अस्थियों की भी लकड़ी बेच के खत्म कर देगी। अच्छा, अभी आपने एक बात करी थी कि महिला ने अपने पेरेंट्स को घर पे बुला लिया था, अब ये क्लिप देखना। थप्पड़ मार देती हैं आजकल, तो ऐसी वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं। जो राइट्स महिलाओं के हैं वही राइट्स पुरुष के भी हैं, इसमें समझने की कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। 6 महीने हुए उसकी शादी को, एंड हिज वाइफ स्टार्टेड प्रेशराइजिंग हिम टू फंड द बिजनेस ऑफ हर ब्रदर। उसके बाद दोबारा से उसने प्रेशराइज किया कि नहीं ये नहीं सक्सेसफुल हो पाया तो दोबारा करो, तो घर की शांति के लिए दोबारा से इन्वेस्ट किया, लोन लेके इन्वेस्ट किया, राइट। उसके बाद जब उसकी अति हो गई तो फिर उसने हाथ जोड़ दिए कि भैया मैं नहीं कर सकता इससे ज़्यादा, राइट। नाउ दैट वुमन हैज़ गॉन टू हर होम, और इस आदमी के ऊपर डाउरी, अननेचुरल सेक्स, डोमेस्टिक वायलेंस और पता नहीं कितने सारे इसने केसेस डाल दिए। कि आर्टिकल 15(3) एक स्पेसिफिक एड ऑन है आर्टिकल 15 में, जहाँ पे उन्होंने बोला कि महिलाओं और बच्चों के लिए, विच इज़ द वीकर सेक्शन, you can make some special provisions. Yes. Special provisions never meant making special criminal laws that are criminalizing only and only one gender. तो अगले 4 महीने वो लड़का 354, 376 और malicious prosecution, damages, पुलिस के चक्कर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, चार्जशीट, ये उसकी ज़िंदगी बन गई। I spoke to his father, मतलब वो मैं आई डोंट थिंक सो आई हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन द काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस दे फेल्ट। कहता मैम हमारे को तो कोई देखता ही नहीं, हमारे को तो कोई सुनता नहीं, ऐसा कैसा लॉ है मैम, मैं उसको क्या बोलूँ अब। एकदम चुप है सरकार ना, एकदम अंधी गूंगी बहरी हो चुकी है इसके और ऊपर। एक के बाद एक केसेस आ रहे हैं इस समय। आप सोचो मेन स्ट्रीम में कब से, आपने पिक्चर की बात करी, ऐतराज पिक्चर आपको याद है? हाँ, ऐतराज पिक्चर में प्रियंका चोपड़ा इज सेक्सुअली असॉल्टिंग अ मैन, है ना यार। मैं आपको अगर ऐसा एक इंसिडेंट बताऊं ना, तो पता नहीं, मैंने मतलब आज तक कभी ये बोला नहीं है, बट आज मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे साथ, मैं अपने MBA कॉलेज में था और वन गर्ल वॉज ड्रंक, कंप्लीटली स्लॉश्ड। उसने मतलब मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को रूम में लेके जाने के लिए फोर्स कर रही थी, और मेरा दोस्त खड़ा हुआ मेरे साथ, और उसने मेरे को वहां से निकाला और हम गए फिर आगे। तो ये ऑलमोस्ट मेरे साथ भी हो चुका है। अब आप इसको क्या कहोगे? जो मेरे साथ हुआ उसको क्या कहोगे आप?
दिस इज प्योर सेक्सुअल असॉल्ट एंड दिस गर्ल टुमारो जब इसकी थोड़ी झंड हो गई क्योंकि आपने भाव नहीं दिए, ये आप पे केस कर सकती थी कल घूम करके। अगर लड़की के साथ एग्जैक्टली सेम चीज कर दी जाए हाँ तो वो सीधा पुलिस केस बनता है, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये मेरे साथ अपने साथ हुआ है, मैंने आज तक मतलब अपने घर में भी नहीं बताया ये, बट ये हो चुका है मेरे साथ। शी वॉज कंप्लीटली स्लॉश्ड एंड शी पुल्ड माई हैंड एंड शी वॉज टेकिंग मी टू द रूम। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट हैज हैपेंड। आप अगर देखो, एक वीडियो अभी वायरल हुआ था जिसमें एक डीजे प्ले कर रहा है साउंड, और एक लड़की बिल्कुल स्कैंडली क्लैड जाके उसके साथ फ्लर्ट अराउंड कर रही है, उसके बाहों में लेट जा रही है, उसको छू रही है, सब कुछ कर रही है। What is this? What is this? थोड़ा बहुत अलग चीज होती है, that is friendly, that is okay. We are all progressive in that sense कि it's okay to have a dance, it's okay to play around, but this and then पलट के आप उस पे केस कर दो, what is this? अभी इसमें एक लड़की थी, वो रिक्शे में जा रही थी और रिक्शे वाले को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पे रिक्शे वाले को हैंड जॉब दे रही है या उसको मतलब उसको उस तरीके से टच कर रही है वहाँ। तो ये क्या है? या फिर ये वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, ये बताना ये क्या है। अब देखिए हम लोग ना घाट से आए हैं लड़का लोग को छेड़ने के लिए। अब देखिए मेरी बहन लोग लड़का लोग को छेड़ रही है, कैसा लग रहा है बाबू? बहन लोग लड़का लोग को छेड़ने जा रही है। अचानक तो पूरा मूड ऑफ हो गया। एक भी स्मार्ट लड़का ना आया घाट में, ना बहन लोग इतना का पीछा किया ना, एकदम माने लग बेचारे सब देखे दुख हो गए, दुखी हो गए, दिखाने लगे सबका भजा बेचारे सब बहुत परेशान। अब फिर भी हम लोग हौसला नहीं हारे हैं, हम लोग अभी भी जा रहे हैं लड़का को ढूंढने ला। अगर कोई अच्छा मिला तो फटाक से छोड़ देंगे हम लोग। क्या बोलती है? ठीक है, जा रहे हैं। ए भगवान। तो वो आता है ना कि भाई छपरी रीलबाजी भाई तुम लोग इनके लिए प्लेनेट बचा रहे हो, इनके लिए पेड़ नहीं काट रहे हो, इनके लिए एसी नहीं चला रहे हो, मर जाने दो इन सबको, सब मर जाने दो, डूब जाने दो ग्लेशियर, बिल्कुल मत करो फॉर देम। सब पी पाके सारे पानी सब हवा सब यूज करके जाओ। ये लिटरली इन लोग के लिए है। ये हैरेसमेंट ही है और क्या है? आपको बताऊं वर्स हैरेसमेंट क्या है आजकल? जो पागल महिलाएं हैं वो मार रही हैं आदमी को, ते बच मार रही हैं, बोतलें फेंक रही हैं, जूतों से मार रही हैं। और अगर उसने सेल्फ डिफेंस में उसको पलट के मार दिया, मारेगा ही ना जब 25 झापड़ खा रहा है, और क्या करेगा वो? बस दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस और पागल हो जाएगी वो। अच्छा मैं आपको एक ये तो चलो उसका मेडिकल में भी आ जाएगा, फिर वो सीधा मेडिकल में आ जाएगा, वो आपके खिलाफ यूज होगा फिर ये सब चीजें ना छोटी छोटी हो गई, ये बहुत छोटी। एक और चीज बताता हूँ, आपकी वाइफ आपको कहती है कि लाओ मुझे अपना फोन चेक कराओ, तो आपको फोन अपना देना पड़ेगा, फोन चेक करेगी, ठीक है, सॉर्टेड। लेकिन अगर आप यही बात अपनी वाइफ को कहते हो कि ला अपना फोन दिखा, दैट इज क्रूएलिटी। तो क्रूएल्टी तो बहुत ही सब्जेक्टिव है ना, कुछ भी बोल दो क्रूएल्टी है। दैट इज क्रूएलिटी। ये डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। आपको यूं अंदर कर सकती है पुलिस, क्योंकि आपने कहा, क्योंकि वो आपका फोन देखते थे तो आपने कह दिया कि ला मुझे भी अपना फोन दिखा, तो आप जेल के अंदर जा सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये केजरीवाल का एक इसमें एलिमेंट है, पता नहीं केजरीवाल की रूह ने बनाया है क्या ये कानून जो है? ये बिल्कुल वही वाला यार देखो, जो हिस्टोरिकली ये कानून जो बनाए गए थे वो सही डायरेक्शन में जा रहे थे, बट जिस तरीके से इनको बनाया गया है ना वो गलत है। वो गलत क्या वोट बैंक है? मैं आपको साफ बता दूं, उसमें ऐसा थोड़ी है कि इतनी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इतने वीडियोस हैं, डोंट दे नो मेंस राइट्स इज एन इशू, दे वांट टू इग्नोर इट। जैसे SC ST का वोट बैंक बेसिकली क्या है ना कि महिला इज द बिगेस्ट वोट बैंक नाउ। हाँ अभी और क्या है ना, इस गवर्नमेंट को तो भाई महिलाएं वोट करती भी हैं। वही तो मातृशक्ति वंदना, मोदी जी ऑलरेडी कई मंचों से इस बात को बोला जा चुका है मोदी जी के द्वारा कि भाई हमें वोट देने में जो महिलाएं हैं वो सबसे आगे हैं। तो ये अब तुम कुछ भी कर लो, हम लोग कुछ भी कर लें, मोदी जी तो इसको नहीं ठीक करने वाले, बिकॉज मोदी जी इज वेरी क्लियर, भाई आदमी तो झक मार के जाएंगे। देखो ये जितने भी जिन भी केसेस की हमने बात की है ना, इन लोगों की वजह से जिन लड़कियों पे एक्चुअली में गड़बड़ होती भी है ना, उनके केसेस भी गड़बड़ हो जाते। तो उनका तो बात आज भी नहीं रेज होती ना। उनकी बात आज भी रेज नहीं हो रही है। लीगल सिस्टम है वो तो बहुत ही खराब है। बिल्कुल। जिसके पास पैसे हैं एक लॉयर रखने के और पुलिस वाले को कुछ
पुलिस वाले के पास आप जब जाते हो ना कि भाई हमें डिवोर्स केस फाइल करना है, थाने जाओ आप, मान लो, कहेगा मैडम क्या कर रही हैं, थोड़ा 10-5 दीजिए हमें, इसमें जरा लगाओ 2 ठो डोमेस्टिक वायलेंस भी जोड़ दो, आजकल डाउरी भी चल रहा है वो भी जोड़ दो, एक बड़ा पैकेज सा बनाइए। पैकेज देते हैं वो, तो बिल्कुल। अगर महिला के पास एक बेसिक इनकम है तो वो पैकेज बना के केस कर देती है। जो महिला एक्चुअली मार खा रही है वो बेचारी, वो कुछ नहीं कर वो सकती। बेचारी इस लायक ही नहीं है कि वो जाके इन सबको मैनिपुलेट करके अपनी एफआईआर रजिस्टर कराए। वो आज भी सफर कर रही है। आपको पता है 90s में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था ये आग कब बुझेगी, सुनील दत्त की फिल्म थी वो, और उस टाइम के हिसाब से अच्छी बताई जाती है, उस टाइम जैसी फिल्में बनती थी, वो ड्रामेटिक थी थोड़ा, वो सारी एलिमेंट्स ऑफ कोर्स। तो उस फिल्म का बेस जो था, उसका कोर इशू जो था वो यही था कि महिलाओं को दहेज के लिए जलाया जा रहा है। और वो फिल्म इसीलिए बनी थी कि उस टाइम ऐसे बहुत से केसेस होते थे, 70s में ऐसे केसेस बढ़ने लगे थे जिसमें महिलाओं को जला दिया जाता था। उसमें क्या होता था कि भाई रसोई में वो खाना बना रही है कोई लड़की बहू, तो वॉल खोल दिया सिलेंडर का और उससे आग लग गई, उसे वो एक एक्सीडेंट प्रतीत होता था, या कई तो जानबूझकर जला देते थे। तो ऐसे केसेस की बाढ़ आने लगी थी। वो फिल्म बनी थी उसके बाद, और उसके बाद ही ये सारे कानून वानून और शक्तिशाली किए गए थे, बिकॉज जरूरत थी। और ये हिस्टोरिकली हमारा इतिहास नहीं है ये दहेज वाला जो है। आई थिंक हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे, आप बोल सकते हो दोबारा। हाँ, पूरा clear। तो जो जितना मैंने इस इशू को पढ़ा था अतुल सुभाष के समय पर, उसमें मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा था कि जो हमारे पौराणिक स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि लड़की 25% प्रॉपर्टी जो है उसको मिलती है आफ्टर मैरिज। ओके। यहाँ आज हम बात करते हैं ना लड़कियों को भी राइट्स है और ये सारे, वो जो बात करते हैं वो ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि 25% तो उसका है ही पैतृक संपत्ति से, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप दे सकते हो। दूसरी चीज़, अलेक्जेंडर केम टू इंडिया, उस समय उसने यहाँ पर जो शादियाँ वादियाँ, उसका जो वर्णन है उनकी किताबों में, तो मैकडोनियंस की, तो उसमें सीधी सीधी चीज़ ये लिखी गई है कि यहाँ पर जो है पुरुष जो है अपनी जो पत्नी है उसका चयन कोई उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ये वो सारी चीज़ें लेकर उस तरीके से नहीं हो रहा है, यहाँ पर दहेज के चक्कर में नहीं हो रहा है। ये हो रहा है उसके गुणों को देखकर, उसके संस्कारों को देखते हुए। इन सब चीज़ों पे शादियाँ बेस हो रही हैं, ये वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये दहेज वाला जो है हमारा उस तरीके से हमारे उसमें था ही नहीं, हमारे कल्चर में। फिर कहाँ से बड़ी बात है? ये आता है आई थिंक 1600s में। कुछ एक इंग्लैंड के राजा का आई थिंक बेटा था और पुर्तगाल के राजा की बेटी थी, या वाइस वर्सा था। इन दोनों की शादी होती है। अच्छा। तो उसमें साला क्या करते हैं कि पुर्तगाल का राजा जो होता है उसके पास मुंबई था। अच्छा। वो मुंबई गिफ्ट दे देता है दहेज के रूप में इंग्लैंड के राजा को। वहां से बेसिकली ये बेसिकली जो है वो दहेज का एक बहुत बड़ा केस। उसके बाद से मतलब देखो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि उससे पहले कोई केस ही नहीं था, मतलब एक प्रचलन में नहीं था। एक क्या है, ये बिल्कुल वैसी चीज है। अगर हम लोग देखें, बहुत जबरदस्त सिमिलैरिटी जो आपने बताई उससे, कि जो SC ST वाला और जो कास्ट की पूरी चीज आई, हाँ, वो रिस्ले के बाद बहुत फैली। अगर डेटा देखो, हमारे यहाँ प्रथा नहीं थी, अदरवाइज इतना इनरोलमेंट इन स्कूल्स हाँ, नहीं दिखता। बिल्कुल, एजुकेशनल सर्वेस हुए 1817 और इन सब में, बिल्कुल। बट कुछ ना कुछ होगा जरूर, मैं ये कुछ नहीं ना, कहता। ऑफ कोर्स। And British propagated it, and then it became a disease. They made it mainstream. They made it mainstream. 3000 कास्ट, 5000 कास्ट, तो सुनी भी नहीं थी। बिल्कुल भाई, ये अंग्रेजों और साला अब तो बढ़ती जा रही है। हाँ, तो रोज नई कास्ट आ जाती है, कोई समझ में नहीं आता। ये इन्होंने ऐड किया, जैसे दहेज का भी ऐड किया, फिर हमने भी गलत किया। राइट। और उसमें क्या है ना कि ये डेटा मैं बता रहा हूँ 1920s के अराउंड का ये डेटा है, जिसमें बताया जाता है कि भारत के अंदर 35% के करीब शादियां ऐसी हो रही थी उस समय जिसमें दहेज लिया जा रहा था। अच्छा। ठीक है। एक समय था कि कोई भी शादी ऐसी नहीं होती थी जिसमें दहेज था। एक समय ऐसा आ गया, हाँ, एक 1920 के करीब ऐसा समय था जब 35% शादियां उनमें दहेज लिया जा रहा था। और फिर जब 1970s का टाइम आ गया तो भारत के अंदर 90% शादियां ऐसी हो रही थी जिनमें दहेज लिया जा रहा था।
केरला जैसी जगहों में बता रहे ना बहुत पढ़े लिखे, और वहां पर ऐसी स्थिति हो तो गई। ये बिल्कुल वही हुआ ना, दलितों के साथ तो हमारे कल्चर में नहीं था, पर बाद में जब ब्रिटिश ने वो डिविजन्स कर दिए तो कुछ हुआ भी अत्याचार। ये बट वी ऑलवेज स्टूड, वी एक्नॉलेज्ड कि भाई गलत हुआ है चाहे महिलाओं भाई। के साथ हुआ हो, चाहे कभी दलितों हाँ के साथ जी, हुआ हो। और देखो पुरुष ने ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ना कि लड़कियों के साथ बहुत गलत किया, उनको जलाया गया, उनको, ये कानून उनसे बचाने के लिए थे, ये पुरुषों की मारने के लिए नहीं थे भाई। इसको ड्रैकोनियन बना दिया ना इन राइट, लोगों ने बाद में, बिल्कुल, और इसका लीगल गलत सिस्टम सुधारा नहीं। जी। तो एक अब देखो जितने नैरेटिव्स हैं कितना राइम करते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात मैं जोड़ूंगा। हाँ जी, जितना बुरा लड़कियों के साथ उस समय हो रहा था 70s 80s 90s, दहेज के केसेस और ये सारे जो वायलेंस के केसेस, जितना बुरा उनके साथ हो रहा था, मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, मुझे डेटा ढंग से याद नहीं है, बट उससे कहीं ज्यादा आज की डेट में कहीं पुरुषों ज्यादा के हो रहा साथ केसेस हो रहे हैं। डेटा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं ये पढ़ना चाहूंगा जी। एक न्यूज़ आर्टिकल है, उसमें जो डेटा लिखा हुआ है वो पढ़ता हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की तुलना में शादीशुदा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सुसाइड करने वाले हर 10 में से 7 पुरुष होते हैं। आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि साल 2021 में 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की। उनमें से 81,000 लोग विवाहित पुरुष थे, जबकि 28,680 विवाहित महिलाएं थी। वहीं 2022 में 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से 1,22,000 लोग पुरुष थे। ये वाला आंकड़ा जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग आंकड़ा है। मैं इसी पे जरा थोड़ा सा आपको बता दूं। इसका अर्थ पता है क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि औसतन एक दिन में 336 पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल। यानी हर 4 मिनट में और जो पुरुष आत्महत्या कर रहा है। विवाहित महिलाएं हैं उनसे 3 गुना ज्यादा। करीब ये जो रेट था है ना आपका आंकड़ा, 1,71,000 में शायद 1,21,000 करीब मेन है। इसमें जो इस्टेब्लिश हो गया, मतलब आधी चीजें तो इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाती हैं। फॉल्स रेप केस, फॉल्स डाउरी इस्टेब्लिश नहीं हो पाती, नो रिजल्ट पे रहती हैं बातें। राइट। इसमें इस्टेब्लिश हो गया दैट मोर देन 7.5% या 7 to 7.5% वाज बिकॉज ऑफ प्रताड़ना ड्यू टू मैरिज। यानी कि दैट इज क्लोज टू 7,000 डेथ्स बिकॉज ऑफ द एंटी मैन लॉज एवरी ईयर, विच इज फार मोर देन जो लड़कियों के साथ 70s 80s 90s में हो रहा था। फार मोर देन 7,000 8,000 तो एस्टेब्लिश हो गए। ये होगा आपका 30-40 हजार से ऊपर। एंड जो आप अविवाहित मेन बोल रहे हो, वो भी कितने सुसाइड कर रहे हैं ना फॉल्स रेप केसेस में। अब ये फॉल्स रेप केसेस का डेटा है, आप पढ़िए। अराउंड 80% ऑफ द केसेस, 80% भी आर फॉल्स। अब इसमें आपको पता है क्या है? अच्छा, ये एक सेकंड, ये जो है ये हमारा 2016 का वो है ना? हाँ, 2016 का आर्टिकल है, जिसमें ये कहते हैं अराउंड 80% ऑफ द केसेस वी टर्न आउट टू बी फॉल्स। रेप केसेस के बारे में बात हो रही है। तो ये अभी क्या हुआ है, सर्वेज जो हैं डिफरेंट, उनका कहना है कोई 75%, कोई 80%, 85%। बट जो कोर्ट का आंकड़ा है, कोर्ट तो तभी मानेगा जब अक्विटल होगा, और ज्यादा है, उस पे 10-15% आ रहा है अभी। वो 10-15% पुट कर रहे हैं, तो 85% फॉल्स हो गया ना 10-15% अच्छा। फॉल्स प्रूव हो रहे हैं। तो वो उसी पे स्टिक हुए हैं। अच्छा, तो देखो, अगर आपको कोई कानूनन चेंज लाना है ना, यू हैव टू मेक अ केस फॉर दैट। तो अभी दीज आर सर्वे रिपोर्ट्स, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ जस्टिस सिस्टम इतना ढीला है, जजमेंट आती ही नहीं है। चले जा रहे हैं केस, करे जा रहे हैं। पर 10-15% वहां पे भी आ गया कि फॉल्स है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिस इज लीगल टेररिज्म, 498 है। एनसीआरबी का जो डेटा है वो 74% फेक रेप केसेस बताता है। 376 जो है वो फेक रेप केस जो है वो 74% बताता है। नहीं, द पॉइंट इज कि भाई जो ये पूरा सिस्टम है ना, चाहे आपको सजा ना भी हो, कोर्ट से आप बच भी जाओ, बट जो पूरा प्रोसेस है वही सजा है, वही सजा है आपके लिए। अच्छा, इसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात कर रहे थे तो क्या मर्दों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता? बिल्कुल होता है, और कुछ नहीं आप कर सकते। मर्द प्रावधान ही नहीं है वो, नहीं वो मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, ये लिटरली मान लिया इस देश ने। सोचो, हाँ। पिक्चर हम लोग तो पिक्चर में था, अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी 85 में या कब की, मर्द कोर्ट ने सीरियसली मान लिया ना मर्द का सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, ना उसको दर्द हो सकती है। प्रावधान ही नहीं दिया। नहीं साला, तुम दिखा ऐसे रहे हो ना कि वो रस्सी फेंक के तुमने जहाज रोक दिया दारा सिंह की तरह, वो मान लिया कोर्ट ने।
चक्कर क्या हुआ ना, अभी एक कोई एनजीओ टाइप की थी, कोई मेंस राइट के लिए थी या कुछ तो भी था, उसने ना हरियाणा में, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, हरियाणा में पुरुषों का सर्वे किया कि पुरुषों के ऊपर अत्याचार हुआ है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है कि नहीं। हरियाणा में बात कर रहा हूँ मैं, ये हरियाणा में 1000 में से 1000 पुरुषों का उन्होंने सर्वे किया था, जिसमें से उन्होंने पाया कि 56% जो पुरुष हैं उनका उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, मतलब मर्द के केस में डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, हमें ये तक नहीं पता कि क्या होता है। मर्द के केस में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो ये होता है कि महिला ने अपने भाई को बोला कि यार देखो ऐसा है, ये तो मेरे साथ ऐसे ऐसे करता है, तो देख लो तुम क्या करना है। उसके भाई आए, उसके भाई आके उसको मार पीट के चले गए, दैट इज अ डोमेस्टिक वायलेंस। पर मर्दों को पता ही नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस है। देन महिला ने अपने प्रेमी से कहा कि चल इसको कूट देते हैं, कूट दिया, महिला ने खुद ही कूट दिया। तो ये 3 तरीके के डोमेस्टिक वायलेंसेस हो गए। पर इस पे हम लोग लगातार ये बात कर, देखो हम लोग वैसे ही डरते डरते बात कर रहे हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है 2011-12 से पहले ना, जब हम लोग, मुझे तो भाई, मैंने तो आसमानी किताबें और सब पढ़ना शुरू कर दिया था, तो मेरे को नजर आने लग गया था कि भाई आतंकवाद का तो धर्म होता है, ठीक, मजहब होता है, हाँ मजहब होता है, सॉरी हाँ मजहब होता है। तो अब मैं क्या बोलूं, बोल पाते नहीं थे हम लोग बिल्कुल कतई माइनॉरिटी में थे, लिटरली माइनॉरिटी में कोई और था पर वो शेर था, पर हम माइनॉरिटी में थे। बोलो तो लेबल लग जाएगा भाई। अरे रेसिस्ट, मैंने अपने ऊपर बहुत लेबल झेले हैं कॉलेज के समय में, हम सबने झेले हैं। मैंने एक दिन बोल दिया था कि मैं हिंदू हूँ, मैंने बोल दिया था ऐसे, तो हिंदू होने से पहले एक अच्छा इंसान बनो, ये बोला जाता था उस टाइम। तो अब वही चीज आ गई है कि भैया अगर बोल दिया कि महिलाएं भी गलत कर रही हैं, अरे तो पेट्रियार्कल, पितृसत्ता सोच और मालूम नहीं क्या क्या, फिर आधे लड़के तो भाई कॉलेज में गिल्ट में मर जाते थे। होती नहीं है। एक को एक बार पेट्रियार्कल बोल दिया, उसके समझी में नहीं आया क्या हो गया ये मेरे साथ। उसने बकायदा गूगल किया, उसको स्पेलिंग नहीं आती, फिर उसने कहा पेट्रियार्कल की स्पेलिंग क्या होती है, उसको फिर पता लगा अच्छा CH है। हम तो सोच रहे थे KL होगा, कुछ ऐसे टाइप का। उसको बेचारे को कई दिन लग गए पहुंचने में कि पेट्रियार्कल का मतलब क्या है। तो ये अब लेबल्स लग सकते हैं इसमें। भाई मेल शॉविनिस्ट पिग हो, मेल शॉविनिस्ट पिग, पहले कम्युनल पिग होते थे, अब मेल शॉविनिस्ट पिग है। हाँ, ये लेबल्स तो भाई अब ये तो शॉविनिस्ट जैसे शब्द बोल दोगे, आपको सालों समझ में नहीं आ रहा हो क्या गया ये। शॉविनिस्ट, पेट्रियार्कल, ये फैशिस्ट, अच्छा इन सब की प्रोनाउंसिएशन अलग क्यों? आप देखो ना, वो शॉविनिस्ट तो अब बोलना शुरू किया, पहले तो साला चौविनिस्ट बोल देते। नहीं मैं भाई काम करता हूं, अच्छा ये सारे शब्दों में ही फ्रॉड है भाई। CH तो च होता है, अलग वाला च ना ले जाए लोग अन्यथा, पर CH ऐसे होता है, शॉ बना दिया इसको। फैशिस्ट FASC लिख रहे हो, श कहां से आ गया यहाँ पर? अब पेट्रियार्कल भैया CH लिख रहे हो, अब कल बना दिया, वर्ड्स ही में फ्रॉड है। अगर ध्यान CH से चल बनना चाहिए, पेट्रियार्कल। तो अब क्या बोला जाए इन सब पे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग हंस ले रहे हैं इन बातों पे। बहुत लोग रो रहे हैं, बिल्कुल मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। आई थिंक अगर कोई भी सुने इस बात को, प्लीज इस पे जरा गौर फरमाइए। एंड इवन फॉर द महिला मैं एक बात कहूंगा, हम लोग सबके आई थिंक अच्छे रिलेशंस भी रहे हैं महिलाओं से, दोस्तों वाइज एंड एवरीवन वाइज। आई हैव हैड अमेजिंग रिलेशंस इन दैट सेंस। मेरे हिसाब से दे शुड कम फॉरवर्ड। जैसे हम उस टाइम पे बोलते थे कि भाई इस मजहब विशेष को आगे आके कहना चाहिए कि भाई हम इसके साथ नहीं खड़े होते, तो एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट कर सकते हो। वैसे ही आज की डेट में जरूरत यह है महिलाओं को आगे आना चाहिए कि भाई हमारे भाई के साथ बुरा हो सकता है, हमारे बाप के साथ बुरा हो सकता है, हो भी रहा है। I think they should step up. And I believe in equality, totally equality, but भैया रीजनेबल, राइट। अब यहाँ पे ना मैं आपको 2 केसेस के बारे में जो मतलब हिला के रख देंगे, बिल्कुल 2 केसेस के बारे में। कितना और हिलाओगे? आज हमने बहुत हिलाया है, कितना हिला दोगे? ये देखो कैसी बात। एक तो महिलाओं के बारे में बात करते हिलाने की बातें कर रहे हैं। आपका वन ट्रैक माइंड है, मैंने तो वैसे हिलाने को कहा। हम हिलाले पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो मिला किसको मिला है हिलाले पाकिस्तान? शाहिद अफरीदी को मिल रहा है, किसको? हिलाले नहीं है उसको, तो कुछ और दूसरा वो है, हिलाले कुछ और है, पाकिस्तान नहीं है वो, हिलाले कुछ और है। कई लोगों ने तो देखा हिलाले पाकिस्तान, सब हिला रहे हैं पूरा पाकिस्तान। तो मतलब एक NRI हस्बैंड है, अच्छा, वो अपने पत्नी की चैट्स समहाउ
देख लेता है और वो उसके बाद एक लिस्ट बनाता है। लिस्ट में वो 25 नाम लिखता है, 25 नाम। अंकित, जतिन, मनोज, महेश, अंकुश, गौरव शर्मा, रितेश, अंकुर, विवेक, कौशल, कपिल यादव, नवीन, सोनू, चाची का भतीजा, जीजा, अच्छा, रोहित, दियांक, संदीप हुड्डा, नितेश पांडे, प्रदीप, विशाल यादव, विशाल सेकंड, आकाश पांचाल, आकाश क्या पांचाल, चल रहा है ये? हाँ। रिकार्ड, फिर रिचर्ड, अमन, साहिल शर्मा। 25 नाम लिखता है वो इसमें, ठीक है। उसके बाद उसकी पत्नी करेक्ट करती है उसको कि वो एक्चुअली प्रतीक नहीं है, प्रदीप है, प्रदीप। अच्छा। और दूसरा कहती है वो दिव्यांक नहीं है, वो देवांक है। तो ये हैं कौन? ये अब पूछता है उसका हस्बैंड उससे, इन 25 के साथ ही सेक्स किया है या इनके अलावा भी कोई और है? तो कहती नहीं, बाकी जो तुमने नाम लिखे हैं इनमें से बस 2 नाम गलत लिखे हैं तुमने। ये नाम मैंने करेक्ट कर दिया, एक प्रदीप था, एक देवांक था, इन्हीं के साथ किया है, बाकी कोई और नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, वो बंदा वहां से वापस आ जाता है कि भाई ये क्या चल रहा है। वो जैसे ही वापस आता है वैसे ही उसके ऊपर डॉरी का केस, फॉल्स और डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक दिया जाता है। 2 साल से वो आदमी जेल के अंदर है। आखिर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह। वही वाला 25 हो लोगों गया है। के साथ सेक्स करने की बात उसने एडमिट की है उसके बाद। हाँ, तो जज बोल रहा है आजकल कि अगर इसने अडल्ट्री करी, दैट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम गिविंग हिम हर एलिमनी। एलिमनी, हाँ। और भाई तुम एक ने तो ऐसी बात कही थी कि भाई तुम हस्बैंड हो, हाँ। अब तुम नहीं खुश कर पा रहे इसको, तो फिर क्या किया जाए? एक ने कुछ ऐसा भी कहा हुआ है। मतलब शॉकिंग है ये। अब वही हो गया ना कि आजकल इमैस्कुलेट कर दो मैन को। इतना कुछ चल रहा है ना भाई साहब, ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। बॉडी काउंट, मैंने तो कुछ दिन पहले ही इसके बारे में सुनी है। बॉडी काउंट भी एक चीज होती है। बॉडी काउंट का मतलब ये है, इस लड़की का बॉडी काउंट 25 है। नहीं, समझ रहे हो? इसका पति, दिस इज बॉडी काउंट। इसका पति 26 होगा। हाँ, तो ये दिस इज बॉडी बॉडी काउंट। मतलब आपने अभी यहाँ पे हमारे बीच में कई जेनजी वाले भी बैठे हैं, तो इनको शायद ज्यादा पता होगा इस चीज के बारे में। बॉडी काउंट मतलब कितने लोगों के साथ आपने कर लिया है, संभोग किया है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट मैं सुना कि वो देख रहे हैं, मतलब कि जो पुरुष का लिंग है वो कितना बड़ा है, उसके बाद हम शादी। अच्छा नहीं, ये बॉडी पॉजिटिविटी में नहीं आता है कि मतलब लड़की कह रही है तेरा तो छोटा है, और ऐसे मैंने केसेस सुने हैं, तेरा तो छोटा है, मैं तेरे साथ नहीं जा रही हूँ या जो भी है, मतलब तो मतलब क्या ये बॉडी शेमिंग नहीं है? इसमें डेफिनेशन है, वेरी डेफिनेशन ऑफ बॉडी शेमिंग है ये तो। तो मतलब ये अगर पुरुष कहते कि नहीं तेरे नहीं जो भी है, रुक मतलब जाओ, रहने दो तो ज्यादा वो हो जाएगा। बॉडी शेमिंग हो जाएगी। ये बॉडी शेमिंग नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो चीजें हैं ना वो बद से बदतर होती जा रही हैं। बद से बदतर क्या, मैं तो कह रहा हूँ लड़कों को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। वो जो आप बता रहे थे ना, वो सारे केसेस बता रहे थे। ये टिंडर पे क्या चल रहा है आजकल, ये टिंडर जैसी, बम्बल, पता नहीं कौन कौन सी ऐप हैं, इनके ऊपर लड़कियां जो हैं वो लड़कों को सेट कर रही हैं। फिर क्या होता है कि वो डिनर वगैरह के लिए बुलाया, वहां पे किसी बहुत महंगे उसमें लेकर गई, और वहां पे साला 25, 30, 50 हजार का बिल आ जाता है। वो देना पड़ता है उसे, लड़के को देना पड़ता है। वो ऐसे कितने केसेस मैंने देना पड़ता है। फिर घर जब तक पहुंचता है सेक्शन 69 लगा देती है, इसने तो प्रॉमिस किया था भाई। हाँ सही बात है भाई। मतलब आप ये देखो ना कि अगर डेट पे जा रहा है तो ये मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पैसा खर्चा करे। वैसे आपको इक्वालिटी चाहिए। ये सारा जो बेड़ा गर्क किया ना, ये जो फेमिनिज्म जो ठीक चीज थी, इसका जो हमारे मेन स्ट्रीम कल्चर में, और मैं साफ एक बात बोलूंगा, हमारी जो जनरेशन है, हम लोग मतलब मिलेनियल्स में हैं, राइट? अब तो जेनजी आ गई, मिलेनियल्स के टाइम पे जो पेरेंट्स थे वो हैंडल नहीं कर पाए लड़कियों को बिल्कुल भी। उनके समझ नहीं आया, क्योंकि द वर्ल्ड चेंज्ड। एक जमाने में कंजर्वेटिव थे, ऑर्थोडॉक्स भी थे, फिर ओपन अप हुए, तो मेनी पेरेंट्स, मेनी ऑफ द मदर्स, दे कुड नॉट हैंडल इट एट ऑल। इट इज वेरी पुअर अपब्रिंगिंग जो हुई है इधर। अपब्रिंगिंग इज पैथेटिक। एक आध ऐसी है, एक की तो बड़ी कसके ली है। आपके पास शायद मैंने वीडियो आपसे साझा भी किया था वो वाला। एक ने कहा भाई मैं तो प्रिंसेस होना चाहती हूँ, हाँ, आई एम अ प्रिंसेस।
तो एक लड़के ने उससे पूछ दिया, तुम्हें किसने बताया तुम प्रिंसेस हो? कहती मेरे बाप ने बचपन से कहा है, डैडीज प्रिंसेस। कहते गलत फहमी मत जिया करो। तो अब लड़के जो है ना, दे नीड टू गिव इट बैक इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग बी रूड, आई एम नॉट एट ऑल इंडोर्सिंग, यू शुड बी वेरी काइंड एंड कॉर्डियल, बट ये रघु जैसे लोग जो थे, जो रोडीज पे आते थे, अबे तू महिला से ऐसे बात कर रहा है, उसकी मां बहन कर दोगे तुम। अरे साला वो नेहा धूपिया फॉर दैट मैटर यार नहीं, नेहा धूपिया और ये रघु वाला आदमी होके साले तू इतनी उल्टी सीधी माँ बहन की गालियां देता है और फिर माँ बहन की रक्षा करने उतर जाता है तू। अब रघु एक पॉडकास्ट में आके कहता है यार आदमियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, इसको 2 जूते लगने चाहिए रघु जैसे आदमी को। इसने एक, मुझे अभी तक याद है, एक रोडीज था जब हम लोग छोटे थे, 4th 5th या 6th होगा कोई सीजन, उसमें एक महिला जाके थप्पड़ मारती है एक लड़के को, और फिर वो लड़का गुस्से में आता तो उससे कहता तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं, शर्म नहीं आती, महिलाओं से कैसे व्यवहार किया। अरे भाई, आदमी को तुम गाली दे सकते हो, थप्पड़ मार सकते हो, महिला से पिटवा सकते हो, उसके बाद तुम ज्ञान दे रहे हो जस्ट बिकॉज इट साउंड्स कूल। कि महिलाओं के बारे में एक आदमी होके अच्छी बात करो, एक हिंदू होके कहे कि नहीं यार मुसलमान हमारे भाई हैं, तो बड़ा आप सेक्युलर और बड़े आदर्शवादी करते हो ना, कि हम अपनी कौम में गलती ढूंढते हैं पर दूसरी कौम से प्यार करते हैं, हम कितने खुले और कॉस्मोपॉलिटन हैं। वही ये दिखाना चाहता था रघु जैसे 2 कौड़ी के लोग जो थे, गाली गलौज जो लेके आए मेन स्ट्रीम में। और आज कह रहा है, अभी रघु ने कहा एक, यार मर्द को भी दर्द होता है। हाँ साले, तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोगों ने ये नैरेटिव बिल्ड किया। इसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो गया होगा। रोडीज में ही आशुतोष था, शांभवी और आशुतोष ये वाला उसी सीजन की बात है, सीजन 5 और 4 आई थिंक। आशुतोष ने किसी को थप्पड़ मारा, यही लड़की थी वो, खींच के, शांभवी, 500 ग्राम की खींच के थप्पड़ मारा था उसने। तो उस पर बड़ा विवाद सा हो गया था, कैसे महिला को थप्पड़ मार दिया। कबीर सिंह फॉर दैट मैटर, कबीर सिंह के ऊपर इतना विवाद हुआ कि कबीर सिंह ने महिला को थप्पड़ मार दिया, प्रीति को थप्पड़ मार दिया कबीर सिंह ने। उस फिल्म को देखो, उस फिल्म में 25 थप्पड़ प्रीति ने कबीर सिंह को मारे हैं, ठीक है। अब ये इस पे मेरे एक लड़की से बहस हो गई थी कि उसने कहा कि कबीर सिंह, मतलब कबीर सिंह के साथ ऐसा है कि मैंने कबीर सिंह को कई बार देखा है, ठीक है, और मैंने ये कभी बताया भी था, अपने ग्रुप में बैठे हुए थे हम, तो उसमें मैंने बताया, मैंने मतलब कबीर सिंह को मतलब 5-6 बार देख लिया, और कबीर सिंह मतलब मेरे को ठीक ही लगती है फिल्म। संकी है, हाँ संकी है, तो है। पर मैं किसी भी महिला को ये नहीं कहूंगा कि ऐसे लड़के को पसंद, बिल्कुल भी नहीं। वी आर नॉट फॉर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एट ऑल, बिल्कुल, ये तो बात है ही है। तो मैं मेरे को ना उसमें जो अच्छा लगता है, जो मेरे को समझ में आता है, वो जो जिस तरीके से वो सफर करता है, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, वो मेरे को देखने में मजा आता है। तो मैं उस चीज को देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने 5-6 बार वो फिल्म देखी है। अभी उसमें मेरे ऊपर वो चढ़ गई कि तू कबीर सिंह जैसे बंदे को कैसे मतलब एंडोर्स। मैंने कहा मैंने उसको एंडोर्स नहीं किया, मैं उसकी सफरिंग को इतनी बारीक बात तो समझता ही नहीं ना कोई आज की भाई। देखिए बहुत सिंपल सी चाहता हूँ कि वो किस तरीके से सफरिंग झेल रहा है, वो चीज मेरे को सही लगती है। बस सिंपल सी बात पता है क्या है, एनिमल हो कबीर सिंह हो, दीज आर वेरी गुड फिल्म्स इन टर्म्स ऑफ देयर टेक्निकल ब्रिलियंस, किस तरीके से कैरेक्टर को डेवलप किया गया है। और ऊपर से आप इसमें से आप नैतिक शिक्षा मत लीजिए भाई, ठीक है। कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे बंदे से नहीं करेगा। इसलिए आप क्या कह रहे थे? आप फिर उसने कहा कि कबीर सिंह ने मतलब उसको थप्पड़ मारा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा प्रीति ने कबीर सिंह को 25 थप्पड़ मारे, वो नहीं दिखे। कहती बट द इंटेंसिटी ऑफ द थप्पड़ वाज ग्रेट इन कबीर सिंह केस, बट प्रीति ने जो थप्पड़ मारे वो प्यार में मार दिए। वो नहीं प्यार में नहीं, वो भी गुस्से में ही मारे थे, पर उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं थी। अब इंटेंसिटी के ऊपर बात आ गई। मैंने फिर उसे कहा अ स्लैप इज अ स्लैप इज अ स्लैप। वहां पे उसके बाद जवाब नहीं था। इसके बाद जवाब तो इनके पास कभी भी नहीं होता, विक्टिम खेलना स्टार्ट कर देते हैं सब। हाँ, इसके बाद विक्टिम है इसके हाँ, मतलब लड़के बेटे और कल हो, नहीं वो फिर हमारी रिस्पेक्ट वुमेन, वो पुरुष की गलती है। कबीर सिंह की गलती थी कि उसको मसल्स मिले हैं भगवान की तरफ से। नहीं, पर आपको वैसे एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, इसमें मैंने जो पढ़ी संदीप वांगा के बारे में, बिकॉज इसकी बात हो रही है, वो तो एक अलग कंट्रोवर्सी है दीपिका वाली। तो एनिमल में एक क्रॉसओवर प्लान हो रहा था, आपको पता है इस बारे में? नहीं पता, आप लोग को बताता हूँ, ये बड़ा मजेदार, मुझे तो सुन के रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज मैंने पिछले दोनों देखी हुई हैं। तो एनिमल में आपको याद होगा एक स्टेज आती है कि रणबीर कपूर को डॉक्टर्स कह देते हैं कि यार अब ये सर्वाइव नहीं करेगा। तो प्लान ये था कि तब आता है कि हॉस्पिटल कहता है अब हम ये केस नहीं लेंगे, तभी एंटर कबीर सिंह।
और कबीर सिंह कहता है मैं लूंगा ये केस। तो मतलब द स्टोरी वाज कि एक संकी ले सकता है ऐसा केस, एंड कबीर सिंह मीट्स रणबीर कपूर। होना चाहिए था अरे ये यार तो। मतलब सुन के रोंगटे खड़े हो गए मेरे का। बट देन इट वाज ऑल डिसाइडेड, सब कुछ डेट्स वेट्स तय हो गई थी। देन संदीप वांगा रेड्डी फेल्ट, एंड उसका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है कि फिर ना ये एनिमल कैरेक्टर ग्रो नहीं करेगा रणबीर का। इट शुड नॉट हैव कबीर्स influence on it, let it have its own journey. This was scrapped last second. इस पे सीटी बजनी थी बहुत। अगर जस्ट इमेजिन कबीर सिंह एंटरिंग कि मैं ठीक करता हूँ इसको, वो दांत के आ जाता है सर्जरी करने, गूज़बम्प सीन था। तो मुझे ऐसे ही याद आया ऑन अ साइड नोट ये पूरी चीज। अब मैं आपको एक 3 मिनट की वीडियो दिखाता हूँ, लास्ट वीडियो है। और ये यहाँ पे बैठे हर एक बंदे की रोंगटे खड़े कर देगा। वो माइंड आज हमारे बहुत रोंगटे खड़े हुए हैं। रोंगटे ही खड़े हों। हाँ, तो ये मतलब ऐसी वीडियो है जो कपा देगी, अंदर से रूह कपा देगी हर एक आदमी की जो देखेगा इसे। तो प्लीज इसका जिसको भी इस पोर्शन को काट के लगाना है वो प्लीज इसको काट के आगे स्प्रेड करे। बहुत इमोशनल, बहुत तगड़ी ये वीडियो है, 3 मिनट की वीडियो है, इसको प्लीज ढंग से देखना। 8.5 साल शादी चली, इंदौर में एक रेस्टोरेंट चालू किया, वो अच्छा चलने लग गया। एक रेस्टोरेंट से 5 रेस्टोरेंट हो गए मेहनत कर करके, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक प्यारा सा बेटा हुआ, 6.5 साल का वो बेटा था। और उस दहलीज पे, उस पड़ाव पे हमारी पत्नी को हमारे एक दोस्त से प्रेम हो गया। हमारे बेटे को ले लिया गया और वो चली गई हमको छोड़ के। तो उससे डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन से फिर सुसाइड तक की हालत आ गई। सुसाइड की कोशिश हुई, 5 दिन अस्पताल में पड़े रहे जब तक डॉक्टर श्योर नहीं थे कि बचेगा कि मर जाएगा। 5 दिन बाद बच गए। बच के जब घर आए तो फिर आसपास वालों से इस तरीके के टॉन्ट सुने कि देखो कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि मरने गया और उसमें भी फेल हो गया। मेरा बेटा खो गया है, किसी को मिले तो मिलाना ज़रूर। अब ज़रा बड़ा हो गया होगा, ढीली ढाली नीली वाली एक जीन्स पहनी है उसने, और छोटा भीम वाला टी-शर्ट, रंग लाल है। मेरे जहन में उसकी उम्र अब भी 6 साल है। अगर हंसता हो मेरे बगैर भी कहीं तो मेरी तरफ से भी उसे हंसाना ज़रूर। मेरा बेटा खो गया है, किसी को मिले तो बताना ज़रूर। मुझसा ही दिखता है, अब कद में आधा होगा मेरा। बोली में भी उसकी मेरे झलक है, ये यकीन नहीं वादा है मेरा। अगर कहीं छुप के कोने में रोता हो मेरे लिए तो उसे थोड़ा हंसाना ज़रूर। मेरा बेटा खो गया है, किसी को मिले तो बताना ज़रूर। उसकी पसंद के सारे गाने कई बार गुनगुना के पीता हूँ मैं। तस्वीरें हैं मेरे पास कुछ उसकी, बलबूते उसी के तो जीता हूँ। जो उसे भी अगर याद हूँ मैं तो मेरा हाले दिल बताना ज़रूर। मेरा बेटा खो गया है, किसी को मिले तो मिलाना ज़रूर। It's a very depressing thought, and आप सोचो even powerful men are not able to do much in this. Look at Shikhar Dhawan. Of course. Shikhar Dhawan said, I have not met my son from a very long time. अभी एक और का आया था, हार्दिक पांड्या is able to meet. I think दीपिका भारद्वाज जी ने बताया था कि पहले आपको अर्जी देनी पड़ती है, हमें मिलने दो। फिर वो नाटक करते हैं महिला कि हम देखेंगे क्या समझा रहे हो, उसको नहीं समझा रहे हो, क्या पर्पस है मीटिंग का। फिर 1 घंटा लेट पहुंचते हैं, 2 घंटे की मीटिंग होती है, 1 घंटा लेट पहुंचते हैं। एंड एट वन पॉइंट द फादर गिव्स अप, ऐसे मिलने से भी क्या फायदा, लेट मी जस्ट लेट गो ऑफ हिम। वैसे ही होता है। हैट्स ऑफ टू दिस मैन, टुडे ही इज स्टैंडिंग ऑन हिज फीट। ये भी एक बहुत पॉजिटिविटी का मैसेज है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स, एंड इन्होंने अपनी लाइफ खड़ी करी, रिसरेक्ट करी। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक फॉर ऑल द मेन, आपके खिलाफ है सिस्टम, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। पीपल लाइक दीपिका भारद्वाज आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ऑन दिस, बट वी हैव टू फाइट दिस। आई मीन जो एक मेल इंस्टिंक्ट रही है हमेशा से, छात्रा स्पिरिट जिसको हमने कहा, हालांकि छात्रा परवेड्स ऑल जेंडर्स, बट वी हैव टू फाइट फॉर आवर लाइफ। इट इज़ नॉट वर्थ गिविंग कि आप सुसाइड कर लो, आप कर दो। देयर इज
भाई जान है तो जहान है यार। कोई महिला में इतनी शक्ति दे रखी है अनफॉर्चुनेटली, बट इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरे वाले को हार खत्म मान ही कर के दो। सुसाइड करके चले जाओ यहाँ से। यहाँ पे ना एक चीज और मेरे को याद आती है, मतलब मेरी ये भी एक बहस हुई थी, तो ग्रुप में ही बैठे हुए थे 5-6 लोग थे हम, एक आपकी महिलाओं से बहस क्यों होती रहती है इतनी? क्या चक्कर गया है आपका है? तो उसने बहस क्या थी, मतलब उसने पॉइंट ये रेज किया कि मर्द जो हैं वो थेरेपी पे क्यों नहीं जाते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मर्द डिप्रेस्ड नहीं है, बट दे डोंट टेक थेरेपीज, व्हाई? अब इसका जो उत्तर मैंने उसे दिया, मैंने कहा देखो थेरेपी क्या है, थेरेपी एंडलेस है। मतलब इस पे आप अपने विचार भी रखना, थेरेपी एंडलेस है। मतलब 1 घंटा आप किसी के पास जाओगे, वहां पे सेशंस लोगे, सेशंस लेके अपनी बात उसको सुनाओगे, एक अननोन पर्सन है उसको अपनी बात सुनाई, वो अपना पर्सपेक्टिव रखेगा, अपने साइकोलॉजिकल चीज़ों का पर्सपेक्टिव वहाँ पे रखेगा, और पता नहीं वो आपको कितनी समझ में आएंगी कितनी नहीं आएंगी। एक 10 दिन का आपने सेशन ले लिया, 10 बार सेशन पे आप चले गए, उसके बाद क्या होगा? थोड़े टाइम तक आपको ठीक लगेगा, उसके बाद वापस से उसी लूप में चले जाओगे, फिर आप सेशंस बुक करोगे, फिर वो एंडलेस है, वो चलता रहेगा ऐसे ही। ऐसा थोड़ी कि आपके विचार जो है वो 10 सेशन में खत्म हो गए, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो 10 सेशन में खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो आदमी करता है ना, आदमी 2 चीज़ें करता है। एक, वर्कआउट करता है, मतलब आप मैक्सिमम लोगों को देखोगे वो बहुत वर्कआउट करेगा, जब इस तरीके की डिप्रेशन में चला जाएगा या कुछ तो वो वर्कआउट करना शुरू करता है, और वहीं से वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है। फिर दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप डिनाइल में चले जाते हो, जो आदमी के लिए बहुत अच्छा काम भी करता है। आप डिनाइल में चले जाते हो कि ये हुआ ही नहीं, चलो ठीक है, और हो भी गया तो ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़े टाइम तक फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद टाइम अपना काम शुरू कर देता है, अपनी हीलिंग शुरू कर देता है। तो दैट्स हाउ मेन डील विद देयर प्रॉब्लम्स। आई थिंक आप सही कह रहे हो, बट थेरेपी में क्या होता है जो मैंने समझा है, वन थिंग, मेरे जान पहचान के हैं लोग जो थेरेपी सीख कर, उनको बहुत फायदा भी हुआ उससे। यू गेट एक्सेप्टेंस। जो आप डिनाइल वाला जो सेकंड बात आपने बोली, यू देन स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि हाँ मेरे साथ बुरा हुआ है, बट आई नीड टू मूव ऑन, आई नीड टू एक्नॉलेज माई पेन, फील इट, ग्रीव ओवर इट एंड देन मूव ऑन। तो आई थिंक वो चीज जो है थेरेपी में एक बेहतर हो सकती है इसमें। बट ये पूरी एक जो चीज है ना, एक मेल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था अभी, आपको पता है? इस पे कुछ एक्शन करना चाहिए किसी को। अगर कोई एक्शन नहीं करता, अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट इज द सिटीजंस, दे नीड टू टेल द प्राइम मिनिस्टर, दे नीड टू टेल देयर लेजिस्लेटर्स, बॉस ये एक इलेक्शन का मुद्दा है। बट ये अभी ओवैसी ने भी ये मुद्दा उठाया, और पार्लियामेंट में भी 1-2 और एटलीस्ट क्या है ना कि अब ये मुद्दा थोड़ा थोड़ा उठने लगा है। पार्लियामेंट तक तो पहुंच चुका है ना अब तो। जब तक वोट बैंक है तब तक होना कुछ नहीं है, ठीक है, पर मुद्दा थोड़ा थोड़ा उठने लगा है, तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड स्टार्ट। लेट्स सी कहाँ जाती है चीज, बट इस समय बहुत अंधेरी रात है। इस समय बहुत अंधेरी देखो रात है। हमने 2 टॉपिक में ही पूरा सब कुछ समाप्त कर दिया है, इजराइल और अंधेरी रातों की आप बात कर रहे हो, तो आजकल अंधेरी रातों में कौन आता है? ये तो वो नेतन्याहू आता है। नेतन्याहू आता है आजकल। और आज बाय द वे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो काउंटर स्ट्राइक कर दी है ईरान ने भी बम्पर। और मेरा जो फर्स्ट थॉट गया इस पे, पहले तो मैं अभी की जो बात करूं, आज जो सुबह देखा उस पे कि ईरान ने इतना बम्पर स्ट्राइक किया, आयरन डोम की बात हुई, तब भी काफ़ी ड्रोन्स, काफ़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स निकल गई, दे हैव कॉज्ड सीरियस डैमेज। जस्ट इमेजिन हमारा डिफेंस कितना ज़बरदस्त था, जो हम लोगों ने सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को हम इंटरसेप्ट कर ले गए, जो कि इजराइल भी नहीं कर पाया। इसमें क्या है कि एक चीज इस केस में थोड़ी सी डिफरेंट है भारत के केस से। भारत में ड्रोन्स से हमला बहुत ज्यादा किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो काफी कम थे। इसमें क्या 150 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं आई थिंक, जो छोड़े गए हैं, राइट। तो उनमें से कई मिसाइल्स जो हैं वो वहाँ पर शहरी जो हैं, वहाँ के नागरिक जो हैं, उनके बिल्कुल घरों के ऊपर गिरी गई हैं। Which is, ये मैं अगर एक बात बोलूं तो अनडिक्लेयर्ड वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है। हाँ, क्या मतलब बचता है? क्या है? बस वही आप जो आप कल कह रहे थे ना, मैं उससे एग्री करता हूँ कि अगर अमेरिका इसमें एक बार घुस गया तो इट इज डिक्लेयर्ड, वो डिक्लेयर हो जाएगी। अभी बस डिक्लेयर नहीं हुई है। तो यार देखो, मतलब अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो ये अमेरिका तो इसमें है ही, परोक्ष रूप से कह लो या परस्पर रूप से कह लो। हाँ, अमेरिका तो है ही। अमेरिका तो वाज वेरी क्लियर एंड
इस पे पूरी जो चीज़ है, थोड़ा सा अगर हम लोग इसमें समझें पूरी चीज़, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, दैट इज वेरी वेरी क्लियर फॉर अमेरिका। फॉर अमेरिका, या फॉर अमेरिका एंड फॉर इजराइल ऑल्सो, बिकॉज क्या है कि इजराइल के लिए इन्होंने सीधे सीधे कई बार, और ये हर दूसरे साल इस टाइप की बात कर देते हैं कि हमें इजराइल को बिल्कुल नक्शे से मिटाना है। चलो मतलब थोड़ा बहुत ऐसे नहीं बोलते कि थोड़ा सा इतिहास जानना, क्योंकि ये जो बात इसने बोली ना अभी कि इजराइल को नक्शे से मिटा देना है, यहाँ तक कहाँ कैसे पहुंचे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, 5-6 लाइनों में इसको खत्म करता हूँ। तो हुआ क्या था ना कि बेसिकली ईरान और इजराइल जो थे दे वर फ्रेंड्स। हाँ, बिफोर 1979 से पहले दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। 79 में इसमें बेसिकली केस ये था कि शिया डोमिनेंस है, यहाँ पे शिया मेजॉरिटी है और बाकी के सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वो सुन्नी है, तो उनके बीच में आपस में बैर तो है ही, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो इजराइल और ईरान दोस्त बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और इन्होंने ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने टर्की वर्की के साथ में, टर्की था, इजिप्ट था, और इनके साथ मिलके एक अलायंस भी चला है। ईरान, टर्की, इजराइल और इजिप्ट, इन्होंने मिलके कुछ चला है। इसके पीछे ना पूरी जो चीज थी दैट वाज बैक्ड बाय अमेरिका। हाँ, एक्चुअली 1979 से पहले जो ईरान में पूरा सेटअप था, विच इज डेमोक्रेटिक सेटअप जो इसको कहते हैं, जबकि था मोनार्की ही था। हाँ, उसको अमेरिका का पूरा आशीर्वाद मिला हुआ था। वो वेस्ट, आप तभी देखते हो ना कि अमेरिका ने दोनों की एक अलायंस बनाई हुई थी। हाँ, पाकिस्तान, अभी इसमें ना एक वो देखना आप कि ईरान में उस टाइम पे महिलाएं जो स्कर्ट्स पहन रही हैं, वो वेस्टर्नाइज्ड हो गया था, बुर्का पहनना, तो कंपल्शन नहीं था उसका कोई। हाँ, तो जो खुमानी था उसने कहा कि भाई ये तो एंटी इस्लाम हो रहा है कतई, तो उसने मतलब अपने मैसेजेस जो थे, अपने जो वीडियोस थे, टेप वगैरह थे, वो मस्जिदों में भेजना शुरू किया। वो एग्जाइल में था और उसने अपने टेप्स वगैरह मस्जिदों में भेजना शुरू किया, तो लोग मस्जिदों से भड़कने शुरू हो गए कि भाई ये तो एंटी इस्लाम हो रहा है, ये तो भैया चक्कर क्या है। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो वहाँ का जो शाह था वो पूरा वेस्टर्न उसमें इन्फ्लुएंस में था, और ईरान उस वक्त पेरिस बन चुका था एक तरीके से, बहुत जबरदस्त था उस टाइम पे। हाँ, तो शाह को फिर वहाँ का जो नॉर्मल बंदा था, जो खुमानी के उसमें इन्फ्लुएंस में आ चुका था मस्जिदों से, उसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया तो शाह की पावर जो थी वो खत्म होने लगी। इधर से फिर जैसे कू हुआ इस पे, अभी बांग्लादेश पे, उसी तरीके से मिलिट्री कू जो था वो शाह के ऊपर हो गया। शाह भाग गया वहाँ से। खुमानी अनडिस्प्यूटेड, मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई गई, लेकिन खुमानी जो था वो वहाँ का सुप्रीम लीडर बन गया। अब मैं जरा इसमें बताऊंगा आपको अमेरिका से कहाँ लड़ाई हो गई। हाँ, इसके अंदर खुमानी ने किया क्या, वहाँ जो वहाँ का राजा था, हाँ, वो भाग के चला गया अमेरिका। हाँ, उसका कैंसर का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। कार्टर की गवर्नमेंट थी या किसकी थी, वो वहाँ चला गया। शाह था, जो शाह या जो भी उसका नाम था। अब क्या हुआ, अमेरिकन एम्बेसी जो थी ईरान के अंदर, उस पे कब्जा कर लिया खोमेनी ने, और वहां के अमेरिकन को कैप्चर कर दिया एज अ बार्गेनिंग बिट कि तुम वापस करो हमें, हमारा जो शाह है हमें इसको लटकाना है। अमेरिका इससे बहुत नाराज हो गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और उसने बंदी बना के रखा अमेरिकन को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब मंथ्स टुगेदर। वहां पे अमेरिका और इसकी, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, जियोपॉलिटिकल, दोस्त का दोस्त दुश्मन है पर ये भी हमारा दोस्त नहीं है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड। एंटर रशिया। रशिया सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि बॉस ये तो ईरान वर्सेस यूएस हो गया है, तो आज से ईरान हमारा दोस्त है, जबकि हम रेडिकल इस्लाम के विरुद्ध हैं। ठीक है, तो ईरान को एक बैकिंग मिलने लग गई, एंड ईरान फॉर एवर शिफ्टेड इन रशियाज लैप एंड बिकेम अपॉन। उधर से सऊदी अरेबिया खड़ा हो गया कि अरे भाई ये तो इस्लामिक सल्तनत कहीं ईरान के पास ना चली जाए। सऊदी अरेबिया वगैरह तो पहले भी थे यूएस के साथ, वो और यूएस के साथ हो गए, तो ये पूरा दो डिवीजन बन गए। इसमें पैदा हो गया आपका ये हिजबुल्ला और ये सब, जिसने कहा कि भाई हुतीज, हिजबुल्ला, हमास, ईरान ने बैक करना स्टार्ट कर दिया। दे टोटली बैक्ड बाय ईरान। अब अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में आऊं ना, ओबामा ने इनके साथ एक डील करी विच वाज द न्यूक्लियर डील। उसमें था कि भैया ईरान को हम $400 मिलियन या $1 बिलियन कैश में देंगे और ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। तो ट्रंप ने कहा ये तो मूर्ख है, ट्रंप तो ऐसे ही बोलता है, ओबामा तो गधा है, ओबामा तो मूर्ख है, ये अभी भी न्यूक्लियर बनाएंगे, इसने इतना पैसा इनको दे दिया। ट्रंप ने आके न्यूक्लियर डील हटा दी। ट्रंप ने कहा ना,
हमारी रोज इंस्पेक्शन होगी, हर हफ्ते इंस्पेक्शन होगी। ईरान ने कहा भाई हमारे तुम्हारा दिमाग खराब है, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, हम ऐसे ही करेंगे। इसने न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दी। वो एक डिजास्टर था, एक डील होने की जरूरत थी। इन्होंने अपना यूरेनियम इनरिचमेंट स्टार्ट किया। यूएस ने कहा यार मैं तो पढ़ूंगा नहीं लफड़े में। इजराइल से कहा भाई तू देख ले इसको, न्यूक्लियर ना बना पाएंगे, तू काम इनका तमाम कर। पर आप देखो एक लेसन, इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया ईरान पे कि वो न्यूक्लियर बन रहा है। इजराइल ने सेम ऑफर इंडिया को दिया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बन रहा है 1978 में, लेट्स अटैक इट। पाकिस्तान न्यूक्लियर कैसे बन गया? ये कितनी शर्म की बात है। रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया कि यहाँ पे कहीं वेपन्स ना आने लग जाए नेटो के। ये सब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम मोरारजी देसाई, उसने बता दिया सब कुछ। तो यार कैसा टाइम देखा है, पता नहीं, समझ में नहीं आता टाइम से देश चला कैसे है यार। ये आपस की जो लड़ाई होती है ना, क्या लोग उससे चलता है। मोरारजी देसाई को रॉ से नफरत थी कि इंदिरा गांधी रॉ यूज करती थी मेरे विरुद्ध, तो रॉ वालों को मरने दो सालों को, बाढ़ में गया देश। क्या लोग थे पता नहीं भाई। तो इस तरह से अब जो है ना मामला बहुत सीरियस हो गया इसमें, बिकॉज रशिया के समझ नहीं आ रहा भाई मैं यूक्रेन से लड़ूं या इधर ईरान की मदद करूं, मैं क्या करूं यहाँ पर। उधर से अर्मानिया तो गया ही हुआ। हाँ उधर टर्की लड़ रहा है ग्रीस से, उधर कैम्बोडिया लड़ रहा है थाईलैंड से। ठीक है, मतलब कौन खुश है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। इसमें ना एक चीज और हुई थी, मतलब जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। जब यूएस ने कह दिया कि भाई इजराइल तुम इसका ईरान का न्यूक्लियर प्लांट मत बनने दो, यहाँ पे न्यूक्लियर सेटअप नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद पता है इजराइल ने क्या किया, मोसाड एक्टिव हो गई। मोसाड ने 2007 से लेके 2020 तक इनके जितने सबसे बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ईरान के, वो कहाँ गायब हो गए किसी को कुछ नहीं पता। वो खत्म। परसों की स्ट्राइक में भी इनके सारे आर्मी चीफ, ट्रम्प ने इतने मजे में कहा कि मैं जिन से नेगोशिएट कर रहा था सब मर चुके हैं। अब मैं कहाँ से बात स्टार्ट करूं? मैंने इनसे कहा था डील कर लो, नहीं तो मर जाओगे। अब ये साले खुद ही मर गए। अब मैं किससे बात करूं, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। ट्रम्प को तो मतलब होता है ना कि मजे लेने बैठा है, एक रिमोट मिल गया दुनिया चलाने का, उसके समझ नहीं आ रहा है कभी। पर इस पूरे कलेश के बीच में ट्रम्प और मस्क का भी एक कलेश चल रहा है बाय द वे। इसमें फिर अभी ये इसमें क्या हुआ, एक और 2021 में अगर आपको याद हो तो इनका जो सबसे बड़ी ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट थी जहाँ पे वो यूरेनियम वगैरह रखते थे, इजराइल ने वो भी उड़ाई थी। और अभी फिर से कलेश हो गया। तो सारा कलेश केवल न्यूक्लियर वेपन के ऊपर है कि ये न्यूक्लियर पावर ना बन जाएं। एक न्यूक्लियर पावर बनने का मतलब है कि पूरा रीजन हमेशा के लिए डिस्टेबलाइज। आप एक सोचो, एक बहुत बड़ी बात है इसमें, व्हाई डिड द कोल्ड वॉर नेवर टर्न हॉट? व्हाई इज इट कॉल्ड कोल्ड वॉर? बिकॉज दोनों के पास न्यूक्लियर था। कभी वॉर की बात ही नहीं आई। आज आप जो ईरान को कंट्रोल कर पा रहे हो, इस जन्म में नहीं कर पाओगे जैसे पाकिस्तान को आप करने में स्ट्रगल कर रहे हो। अब इसमें ना जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये जो ईरान वाला कॉन्सेप्ट है, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखें ना, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट आ जाता है। इंडिया जो है वो कहती है कि इजराइल तुम भैया हिजबुल्ला को जो करना करो, हमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया जो है वो हिजबुल्ला के अगेंस्ट कभी उतने स्ट्रांगली आती भी नहीं है, जिसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं कि हिजबुल्ला को इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर तो इतना बोलते हैं, पर हिजबुल्ला के विरुद्ध नहीं बोलते। क्यों? हमास के विरुद्ध नहीं बोलते, क्यों? फिर पैरेलली इसमें इंडिया का जो रीजन आया था ना, वो ये आया था कि भाई इंडिया नहीं चाहती कि ईरान में रिजीम चेंज हो। मतलब वो चाहती है कि वहां से टेररिज्म हट जाए, या इजराइल जो अपना कर रहा है वो कर ले, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट रिजीम चेंज वो नहीं चाहते। रिजीम चेंज इन द सेंस, अगर वो अगला रिजीम आएगा तो वेस्ट के फेवर में होगा, जैसे शाह का पहले था। और अमेरिका जो थी वो ईरान और पाकिस्तान को मिला के उसको साउथ एशिया में या फिर कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज करती थी। तो इंडिया का जो डोमिनेंस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि वहां का रिजीम चेंज हो। इंडिया इज आल्सो डिपेंडेंट फॉर इट्स ऑयल ऑन ईरान। ये भी एक बहुत ये जो अभी चीज हुई है, इससे मैसिव डिसरप्शन आएगा। आप पाओगे बिल्कुल इंडिया के लिए ऑयल वाइज एंड बत्ती के कट और ना होने लग जाए, ये है, क्योंकि बहुत मैसिव सप्लाई शॉक आने वाला है। यार आप देखो ना, ईरान तो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, या फिर शाहबाज बीच में है। मतलब ईरान इज वेरी कंफ्यूज्ड विद रिगार्ड्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान। बट पाकिस्तान के इसमें मजे हुए हैं, आप अगर देखो तो। अच्छा, पाकिस्तान
एक ऐसा यूजफुल इडियट है फॉर एवरी नेशन। अगर ईरान पे कुछ करना है अमेरिका को, अमेरिका असीम मुनीर को भी बुला रहा है, ठीक है, कि भाई हलाल करने से पहले इनको पालना भी है ना। पाकिस्तान विल बी यूज्ड बाय अमेरिका फॉर कीपिंग अ वॉच ऑन ईरान, फॉर कीपिंग अ वॉच ऑन अफगानिस्तान, फॉर कीपिंग इंडिया अंडर चेक, फॉर कीपिंग चाइना अंडर चेक। चाइना के लिए भी यूजफुल है पाकिस्तान टू कीप इंडिया अंडर चेक। मतलब इसमें पाकिस्तान की जो एक यूजफुल इडियोसिटी है वो बहुत बड़ी है। वेसल स्टेट की तरह वो यूज किया जाता है उसे, और हाँ, हर कोई कर रहा है। तो आई थिंक आने वाले दिन ना फॉर इंडिया इट इज अ वेरी वेरी टफ पाथ। एक तरह से इट इज एन एक्सट्रीमली टफ पाथ, एंड हम लोग के लिए भी बड़े टफ पाथ चल रहे हैं। गर्मी हो, चाहे मेन अगेंस्ट मेन राइट्स हो, तो भाई सब लोग संभाल के चलिए। 2025 वैसे ही सबने कहा हुआ है कि अग्नि वाला साल है, तो भैया घरों में ही रहिए, चैन से रहिए, फूक फूक के कदम रखिए, लाइक लिटरली। तो भाई ऑन दैट नोट हम इसको खत्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इलॉन मस्क वाला हम कभी और लेंगे। इलॉन मस्क पे आराम से बात करेंगे। वैसे उनमें ट्रूस होने की कगार पे आ गए। इलॉन मस्क ने डिलीट कर दिए अपने ट्वीट्स। तो आप लोग मत कुछ भी डिलीट करिए, आप लोग कमेंट्स करिए और हमें बताइए शो के बारे में, एंड चैनल सब्सक्राइब करिए, बताते रहिए भाई, आपका प्यार मिलता रहे, और क्या चाहिए हम लोग। हाँ, तो जो हमारे भाई साहब हैं, इनके सर के ऊपर इनका हम कोड लगा देंगे, इनके चैनल का। अच्छा, हाँ, तो स्कैन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जबानें भी लड़खड़ाने लगी हैं हमारी, तो बोल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, ये है मेरा, सब्सक्राइब कीजिए। कितनी बार बोलोगे बे। हाँ, तो चलिए भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। ऑन दैट नोट लेट्स रैप दिस अप।